सर रिकॉर्डिंग स्टार्टेड ना? Yes, sir. ओके ओके, गुड मॉर्निंग अगेन टू ऑल ऑफ यू सर। तो स्टॉक मार्केट आज फ्यूचर एंड ऑप्शन तो नहीं होता है सर, आज टेक्निकल एनालिसिस का क्लास होता है। तो नॉर्मली हम लोगों का करेंट जो शेड्यूल है, जिनको पता नहीं है मैं एक बार बस रिपीट कर रहा हूँ कि एवरी ट्यूसडे करेंटली टेक्निकल हो रहा है, और बाकी जो 3 दिन है मतलब वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे हम लोग क्या कर रहे हैं वहाँ पर फ्यूचर एंड ऑप्शंस मतलब इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स करते हैं। और टेक्निकल एंड इक्विटी डेरिवेटिव हैंड टू हैंड चलता है, मतलब एक दूसरे के साथ इनका बहुत अच्छा रिश्ता है। भले ही दोनों सब्जेक्ट अलग है, टेक्निकल एक अलग सब्जेक्ट माना जाता है, इक्विटी डेरिवेटिव एक अलग सब्जेक्ट माना जाता है, बट फिर भी इन दोनों के बीच में रिश्ता बहुत करीब है, मतलब वेरी क्लोज रिलेशंस। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग के लिए है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी लोग ट्रेड करते हैं, और टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडिंग का टेक्निक बताता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस एक ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर बना हुआ एक मार्केट स्ट्रैटेजी है, जो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के लिए सबसे ज्यादा यूज होने वाला और सबसे सेलिब्रेटेड कॉन्सेप्ट है। और उसी ट्रेडिंग को समझने के लिए या टेक्निकल ट्रेडिंग का जो कॉन्सेप्ट है, वो टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू से ही हम लोग यूज करते हैं। तो दैट इज द रीजन कि टेक्निकल एंड फ्यूचर एंड ऑप्शंस या इक्विटी डेरिवेटिव हैंड टू हैंड चलता है। और एक ट्रेडर होने के नाते, एक स्टॉक मार्केट ट्रेडर होने के नाते, ये एक कॉमन कॉन्सेप्ट है कि आपको टेक्निकल पे बहुत अच्छा ग्रिप होना चाहिए, ताकि आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग, फ्यूचर हो, ऑप्शंस हो, ठीक है, या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग, व्हाटएवर, मतलब कैश मार्केट ट्रेडिंग, इन ईच एंड एवरी केस टेक्निकल का नॉलेज आपको ऑलवेज डे बाय डे इंप्रूव करने से आप बेहतर से बेहतर होते जाएंगे। ठीक है सर, ये सब हम लोग जानते हैं, आप आगे बढ़ो। ओके सर, आगे बढ़ना तो काम ही है मेरा। अच्छा, आई थिंक पूर्वा को मैंने टेक्निकल का बैकअप अभी तक नहीं दिया। पूर्वा, আপনি না টেকনিক্যালের ব্যাকআপগুলো আমি পাঠিয়ে দেবো, আমি এখনো প্লেলিস্টটা রেডি করি। আপনি ফিউচার এন্ড অপশনসটা করছেন তো? ফিউচার অপশনস রোজই দেখছি, ওকে, আমি একদিনে তো করতে পারি না। হ্যাঁ, একদিনে তো না না, দেখছি না, ঠিক আছে, দেখে হ্যাঁ, দেখে টেকনিক্যালের ব্যাকআপটা আমি পাঠিয়ে দেবো। ওটা হ্যাঁ হ্যাঁ টেকনিক্যালের 5-7টা ব্যাকআপ ক্লাস আছে, ওটা একটু দেখে নিও। হ্যাঁ, ঠিক আছে, আপনি আমাকে দিয়ে দেবেন, আমি রোজ রাত্রিবেলা করে দেখে নেব রেগুলার। ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমি বলে দিলাম, আমার মাথায় এলো তাই। ঠিক হ্যাঁ আছে, হ্যাঁ, ঠিক আছে। ओके ओके, नो इशू। चलिए फिर आज थोड़ा सा जो टेक्निकल पे टॉपिक चल रहा था उस पे कंटिन्यू करते हैं। समझ में आ जाएगा, सबको समझ में आ जाएगा। अच्छा, उससे पहले मार्केट का क्या खबर है सर? मार्केट कहाँ है? मैं कल देखा नहीं, कल मैं देखा नहीं। वेयर इज मार्केट? सर टाटा मोटर्स, हाँ सर, टाटा मोटर्स में मैं थोड़ा सा ट्रेड लिया था, इसीलिए मैं टाटा मोटर्स ओपन करके बैठा हूँ। अरे, आप लोगों को टाटा मोटर्स दिखाई दे रहा है सर? आई थिंक आप सबको देखने को मिल रहा है टाटा मोटर्स। हेलो, एक बार कंफर्म करो सर, स्क्रीन शेयर है? Yes, sir. ओके, सर टाटा मोटर्स में क्या হ্যালো, हुआ है? हाँ बोल, কি হয়েছে? এটা বললে বলে জিজ্ঞাসা করবো ভাবছি। টাটা মোটরস আর টাটা মোটরস ডিভিআর, আমি দুটোরই ব্যালেন্স শিট খুলে দেখছিলাম, বিজনেস তো একই, তাহলে ডিফারেন্সটা কোথায়? এই ওটা লতে বোঝাতে হয়, কথা লতে পড়েছিলাম আমরা, মনে আছে? डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। टाटा मोटर्स डीवीआर जो होता है वो डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर होल्डर के लिए होते हैं। मतलब एक सुमित ने थोड़ा अलग सवाल कर दिया सर, टेक्निकल एनालिसिस पे कंपनी लॉ का क्वेश्चन कर लिया। एक्चुअली सुमित का सवाल इतना भी गलत नहीं बोलूंगा मैं, बट फिर भी ये लॉ रिलेटेड सवाल हो गया। एक्चुअली देखो, सुमित ने जो सवाल किया एक बार मैं दिखा देता हूँ। टाटा मोटर्स लिखने से 2 टाटा मोटर्स दिखेगा। ये देखो, सुमित का सवाल का जवाब देखो सर। टाटा मोटर्स शेयर प्राइस जैसे ही मैंने लिखा, तो आपको क्या लिख रहा है यहाँ पर? लुक एट सर, टाटा मोटर्स लिमिटेड फुल्ली पेड अप ऑर्डिनरी शेयर्स। ऑर्डिनरी शेयर मतलब इक्विटी शेयर, ओके। इसमें यही मेनली टाटा मोटर्स का मेन है सर, मतलब सबसे ज्यादा लोग इसी में ट्रेड करते हैं। लेकिन मार्केट में और एक टाटा मोटर्स अवेलेबल होते हैं, सेम कंपनी, सेम बिजनेस, एवरीथिंग इज सेम, बट ये एक कंपनी लॉ पर्सपेक्टिव है कि कंपनी लॉ में कुछ प्रोविजंस होते हैं
कि आप मार्केट में डिफरेंट काइंड ऑफ वोटिंग के ऊपर बेस करके, वोटिंग मतलब सर ये सुमित ऐसा ऐसा क्वेश्चन क्यों करता है जो टेक्निकल के साथ कनेक्टेड नहीं है, माथा सामने होता थप्पड़ लगाता। सर बात समझो, ये अच्छा और एक दिखा देता हूँ मैं आपको, टाटा मोटर्स डीवीआर, ठीक है, डीवीआर, ठीक है। इसमें थोड़ा सा देखो, ये नॉर्मल में आपको दिख नहीं रहा है लेकिन मनी कंट्रोल में देखूंगा तो आपको दिखेगा। टाटा मोटर्स डीवीआर लिमिटेड, सर डीवीआर क्या है? डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। तो ऑर्डिनरी शेयर्स में वोटिंग राइट्स नॉर्मली परसेंटेज ऑफ शेयर के हिसाब से होता है। आपका कंपनी में जितना शेयर होल्डिंग होगा उसके हिसाब से आपका कंपनी में वोटिंग राइट्स आता है, ठीक है। सर वोटिंग राइट्स क्या होता है? सर वोटिंग राइट्स एक्चुअली कंपनी चलाने के लिए जो कंपनी का बोर्ड होते हैं, मैनेजमेंट होते हैं, शेयर होल्डर्स बोर्ड होते हैं, तो शेयर होल्डर्स मीटिंग में आप अपना वोट दे सकते हो कंपनी के डिसीजंस पे, हर एनुअल जनरल मीटिंग में, ठीक है। एवरी ईयर जो एनुअल जनरल मीटिंग होता है या फिर कंपनी का कोई भी मीटिंग होता है, उस मीटिंग में वोट के लिए कंपनी अलग अलग डिसीजन लेते हैं ना, तो उसमें वोटिंग का एक मैटर होता है। तो मेंबर्स जो होते हैं, मतलब जो शेयर होल्डर्स होते हैं, वो कंपनी में जाके वोट देता है पर्टिकुलर मैटर पे। से फॉर एग्जाम्पल कि कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगा कि नहीं करेगा, या फिर कंपनी अपना न्यू प्रोजेक्ट में पैसा लगाएगा कि नहीं लगाएगा, या फिर से फॉर एग्जाम्पल ओल्ड ऑडिटर को हटा के न्यू ऑडिटर को रखा जाए कि नहीं रखा जाए, या फिर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को चेंज किया जाए कि पुराना कोई रखा जाए। तो ऐसे वैराइटीज ऑफ मैटर में कंपनी अपना डिसीजन लेते हैं, अलग अलग रिजोल्यूशंस लेते हैं। तो जब रिजोल्यूशंस लेते हैं ना, तो रिजोल्यूशंस ऐसे नहीं पास होता है, ठीक जैसे पार्लियामेंट में कोई बिल पास होता है, हम लोग देखते हैं ना, कोई एक्ट पास होता है, तो उसमें मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं उनका वोट का एक मैटर होता है। अगर मैक्सिमम लोग पॉजिटिव वोट देते हैं तो बिल पास हो सकता है, अगर मैक्सिमम लोग अगेंस्ट में हैं तो बिल पास से रोका जा सकता है। एग्जैक्टली ये जो डीवीआर का कॉन्सेप्ट है, ये नॉर्मल ऑर्डिनरी से थोड़ा सा अलग होता है। इसमें डिफरेंशियल वोटिंग राइट ना सब्जेक्टिवली डिटरमाइंड होते हैं कि कितना शेयर होल्ड करने से कितना वोटिंग परसेंटेज दिया जाएगा, सब्जेक्टिवली डिटरमाइंड। मतलब हो सकता है कि आप कंपनी में 10% शेयर होल्ड करते हो, पर आपका 10% इक्वल्स टू 1 वोट काउंट होगा, ठीक है। तो ऐसा अलग अलग होता है सर, ठीक है। जस्ट ये मैं एक सर्टेन एक एग्जांपल के थ्रू से बताने का, मे भी आप कंपनी में 1% या 2% शेयर होल्ड करते हो ओवरऑल कंपनी का जितना टोटल मार्केट कैपिटल है, लेकिन 1-2% मार्केट कैपिटल के ऊपर हो सकता है कि आप 1 से 2% है, लेकिन इसके बदले आप कंपनी में 10% शेयर होल्ड कर सकते हो, 10% वोटिंग पावर आएगा आपको। मतलब अगर टोटल वोटिंग पावर 100 है, तो मे बी ये सब्जेक्टिवली डिटरमाइन हो सकता है कि आपको 10% वोटिंग पावर मिले। तो ये डिफरेंशियल वोटिंग राइट है। और ऑर्डिनरी वोटिंग राइट्स जो होते हैं ना, वो नॉर्मल होते हैं, उसमें ज्यादा मतलब सब्जेक्टिवली डिटर्मिनेशन नहीं होता है, परसेंटेज ऑफ पर शेयर के हिसाब से या फिर परसेंटेज के हिसाब से वोटिंग काउंट होता है, ठीक है। बाकी अगर ज्यादा और जानना है ना सुमित, तो कंपनी लॉ का लेक्चर शेयर कर दूंगा, ठीक है। कंपनीज एक्ट 2013 जो नॉर्मली चार्टर्ड ओके दादा अकाउंटेंट ओके। कंपनी सेक्रेटरीज को पढ़ा जाता है, मैं वो शेयर करूंगा, तुम एक बार पूरा गो थ्रू कर लेना, ठीक है। अब तुमने पूछ लिया तो मैं बता दिया, दोनों सेम कंपनी है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ डिफरेंशियल वोटिंग राइट के कारण दो अलग अलग टाइप का वोटिंग आपको शेयर आपको मार्केट में दिखता है। दोनों का शेयर प्राइस भी अलग है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इज दैट कि शेयर प्राइस भी अलग है, क्योंकि शेयर प्राइस का जो कॉन्सेप्ट होता है वो अलग अलग टाइप में कैलकुलेट होते हैं, दैट्स। अब और ज्यादा डिटेल्स में बात करेंगे तो आपको स्टॉक मार्केट टेक्निकल एनालिसिस कम लगेगा और कंपनीज एक्ट ज्यादा लगेगा, तो इससे अच्छा है कि हम लोग और ज्यादा डेप्थ में ना जाए, ठीक है। ओके सर। अच्छा, मैं जो चार्ट दिखा रहा था आपको, क्या आप लोग देख पा रहे हो सर? देखो ये टाटा मोटर्स नॉर्मल वाला है सर, ऑर्डिनरी वाला। डीवीआर को आप भूल जाओ, करेंटली जरूरी नहीं है, अभी जरूरत पड़ने से देख लीजिएगा। तो ये टाटा मोटर्स डीवीआर में ट्रेड लिया गया था सर, तो इसमें क्या हुआ था, ये देखो एक अनदर, एक मेरा और एक फेवरेट मल्टीपल कैंडल स्टिक। फिर इसको मल्टीपल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मैं यहाँ पर एक नहीं दो कैंडल को एक साथ देख रहा हूँ। पॉइंट टू बी नोटेड सर। अच्छा, सबसे पहले एक बार मैं टेक्निकल एनालिसिस का सिलेबस को एक बार आपको बताता हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं और करेंटली हम लोग कहाँ पर हैं, ठीक है। मतलब एनएससी का जो सिलेबस है, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का भी सिलेबस यही है सर। तो उस सिलेबस के हिसाब से कि एनएससी मतलब करेंटली हम लोग किस पर्टिकुलर पॉइंट में बात कर रहे हैं। तो ये पहला 2-3 चैप्टर जो था, ये बेसिकली इंट्रोडक्शन था, ठीक है। बेसिक्स था, एकदम बेसिक्स इंट्रोडक्शन। और जो एडवांस पार्ट है टेक्निकल का, वो चालू होता है आपका कैंडल स्टिक से, ठीक है। जैसे कैंडल स्टिक्स पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो पहले मैं बैकग्राउंड इंट्रोडक्शन के ऊपर 5-6 लेक्चर्स दिया सर, ठीक है। 5 to 6 लेक्चर्स
आई थिंक 4 to 5 होगा, और उसके बाद मैंने एडवांस चालू किया। जिनका बेसिक्स एकदम स्टार्टिंग से जो लोग क्लास कर रहे हो, मैं उनके लिए बस एक ही बोलूंगा कि आप लोग जरूर इसको गो थ्रू करते रहिएगा, ठीक है, रिवाइज करते रहिएगा। जिन्होंने नहीं किया एक बार प्लीज बैकअप कर लीजिए, अगर कोई डाउट है तो सामने बैठ के हो, या फिर जो भी क्वेश्चंस है कर लीजिए कि क्या है मुझे समझ में अगर नहीं आएगा तो। लेकिन हम लोग करेंटली जिस एरिया में है, मैं एक बार आपको बताता हूँ, दैट इज सिंगल कैंडलस्टिक्स मैंने कवर किया है, और मैं धीरे धीरे मल्टीपल की तरफ बढ़ूंगा, ठीक है। डोंट वरी, बैकअप अवेलेबल है, अगर किसी का मिस भी है या फिर क्लास मिस है या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाया है किसी कारण से, एक बार रिवाइज करो, मैं बता दूँ। तो मल्टीपल कैंडलस्टिक्स में मैं एक्चुअली आज बात करूंगा, क्योंकि मैंने रिसेंट पास्ट में सिंगल कैंडलस्टिक्स कवर किया, ठीक है। रिसेंट पास्ट मतलब लास्ट वीक मैंने सिंगल कैंडलस्टिक कवर किया, आज मैं मल्टीपल कैंडलस्टिक स्टार्ट करूंगा। तो जैसे ही मैंने मल्टीपल कैंडलस्टिक का बात कर दी, ठीक है, जैसे मैंने मल्टीपल कैंडलस्टिक का बात कर दिया, आपके जहन में आ रहा है सर कितना तरह का कैंडलस्टिक्स होता है। सर ऐसे तो कैंडलस्टिक्स बेसिकली पॉपुलर कैंडलस्टिक्स मेनली 15-16 कैंडल बहुत पॉपुलर माना जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस कैंडल को क्या कहा जाता है सर? जापानीज कैंडलस्टिक कहा जाता है। सर क्यों जापानीज, क्यों? क्योंकि जापानीज इसलिए होता है, जिनको पता नहीं उनके लिए बोल रहा हूँ कि जापानीज कैंडलस्टिक्स नाम इसलिए है क्योंकि स्टॉक मार्केट में ये जो कैंडल का प्रयोग है, यूज है, ये एक्चुअली जापान में स्टार्ट हुआ था, आज से कम 200-300 साल पहले, और भी पुराना होगा, ठीक है। ये बेसिकली जापान के राइस मर्चेंट लोग यूज करता था। राइस का दाम जो बढ़ता कम था जापान में, इससे जापान में राइस प्रोडक्शन बहुत होता है, और वहां का लोग बंगालीज की तरह भात बहुत खाता है सर, ठीक है। हाँ, भात से ज्यादा मछली खाते हैं, ठीक है, मतलब थोड़ा उल्टा है, हम लोग भात ज्यादा खाते हैं, मछली कम खाते हैं। वो लोग क्या करते हैं, मछली ज्यादा खाते हैं, भात भी खाते हैं रेगुलर बेसिस में। तो जो भी हो, राइस डीलिंग जापान का एक बहुत ही पॉपुलर कॉन्सेप्ट है। तो उस कॉन्सेप्ट में कैंडल स्टिक का यूज मतलब प्रिमिटिव टाइम से जापान करते आ रहे हैं। बाद में यूएस के कुछ पॉपुलर बिजनेसमैन, जिन्होंने धीरे धीरे एक्सप्लोर करते करते ये कैंडलस्टिक्स पैटर्न को देखा, और फिर यूएस स्टॉक मार्केट में जापानीज कैंडलस्टिक्स पैटर्न को यूज करना चालू किया, और फिर नाम दिया जापानीज कैंडलस्टिक्स। और बाद में यूएस में भी काफी सारे कैंडलस्टिक्स पैटर्न डेवलप किया गया है। इवन हमारे इंडिया में भी काफी सारे कैंडलस्टिक्स पैटर्न को डेवलप किया गया है। सर कौन सा है, नाम बताओ। सर आगे आएगा सर, ठीक है, कैंडलस्टिक्स टेक्निकल चार्ट। निसन तो हाँ बोलो। स्टीव निसन तो हाँ, स्टीव नीशन, एग्जैक्टली सर। जिन्होंने कैंडलस्टिक को बनाया उनका नाम है स्टीव नीशन। ठीक है, मैंने पढ़ाते वक्त प्रीवियस लेक्चर्स में बताया कि कैंडलस्टिक क्या है, किसने देखा, ठीक है, किस तरह से इसको, इसके ऊपर एक बहुत पॉपुलर किताब लिखा था स्टीव नीशन ने, मोस्ट प्रोबेबली किताब का नाम है, ये मार्केट में अवेलेबल है बुक्स, क्या नाम है बुक्स का, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ। जापानीज कैंडलस्टिक्स फॉर चार्टिंग टेक्निक्स। जापानीज कैंडलस्टिक्स फॉर चार्टिंग टेक्निक, थैंक यू सर। ठीक है, जापानीज कैंडलस्टिक्स फॉर चार्टिंग टेक्निक, मतलब सिर्फ जापानीज कैंडलस्टिक के ऊपर ही आपको किताब मिलेगा। तो बेसिकली ये जो हम लोग करेंटली पढ़ाई कर रहे हैं, ये उसी सब किताब से लिया गया एक्चुअली समरी है। ठीक है, आप पूरा कैंडलस्टिक का किताब लेके बैठ जाए तो जिंदगी बीत जाएगा, बट हाँ ऑब्वियसली आप चाहो तो कर सकते हो। और ये जो जापानीज मार्चेंट है जिन्होंने एक्चुअली कैंडलस्टिक को स्टार्ट किया था, उनका नाम था होमा मुनेशा। ठीक है, होमा मुनेशा एक जापानी राइस मर्चेंट है जिन्होंने एक्चुअली इसका नाम कैंडलस्टिक को बनाया था 18th सेंचुरी के आसपास का। ये इतिहास पहले भी बोला, फिर एक बार आपके साथ डिस्कस कर लिया। बाद में स्टीव निशन का नाम जैसे चौथा ने लिया, ठीक है। इस तरह से धीरे धीरे कैंडलस्टिक पैटर्न डेवलप हुआ। मैंने पास्ट कुछ लेक्चर्स में कैंडलस्टिक का जो एनाटॉमी होता है, ठीक जैसे ह्यूमन बॉडी का एक एनाटॉमी होता है ना, ठीक है, तो इसी तरह से हर कैंडल का एक एनाटॉमी होता है। तो कैंडल कैसे बनता है, किससे कैसे उसको रीड किया जाता है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर मैंने बहुत क्लियरली एक एक चीजें समझाया। तो प्लीज अगर किसी ने नहीं किया जरूर एक बार करिए। मैं आज चलूंगा सर मल्टीपल कैंडलस्टिक का जो पार्ट है उसमें, जैसे कि मल्टीपल कैंडलस्टिक में आज क्या बताना चाहिए, मैं दिखाता हूँ आपको। सिंगल 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 नहीं, मल्टीपल में चलेंगे, बहुत जरूरी सब कैंडल्स हैं। मल्टीपल कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सर, ठीक है। तो पहला कैंडल का नाम आपको दिखाई दे रहा है इंगल्फिंग पैटर्न, बहुत पॉपुलर पैटर्न है सर। बाकी किसी ने क्या सीखा नहीं सीखा सब भूल जाओ, फिलहाल पूरा का पूरा फोकस कैंडल पे दो। लेकिन ये कौन सा कैंडल के बारे में बात कर रहा हूँ, ये मैं मल्टीपल के ऊपर बात करूँ, ठीक है। मल्टीपल मतलब नॉर्मली सिंगल कैंडल स्टिक भी होते हैं,
सिंगल में हम लोग एक कैंडल में फोकस करते हैं और उसके ऊपर बेस करके मार्केट का जो ट्रेंड है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। सिंगल कैंडल वन कैंडल पे फोकस करके मार्केट का ट्रेंड को पहचानने में हेल्प करता है, और मल्टीपल कैंडल एटलीस्ट टू कैंडल या टू और मोर कैंडल। मल्टीपल मतलब ऑब्वियसली टू और मोर को ही मल्टीपल बोलते हैं। तो एक साथ दो कैंडल भी देखने को मिल सकता है, एक साथ तीन कैंडल भी देखने को मिल सकता है। ठीक है सर, सबसे पॉपुलर पहले दो कैंडल समझ जाओ, फिर धीरे धीरे तीन कैंडल भी समझ जाओगे कि कैसे तीन तीन कैंडल को एक साथ पहचानना होता है। तो कुछ पॉपुलर नाम सर, हाँ सर कुछ नाम आपको अभी मैं बता देता हूँ, जैसे इंगल्फिंग पैटर्न, ठीक है, जैसे कि इंगल्फिंग पैटर्न, जैसे कि हरामी पैटर्न। मैं कुछ नाम यहाँ पर लिस्ट किया हुआ था कैंडलस्टिक के एकदम इंट्रोडक्शन में, एकदम नाम का लिस्ट भी था, दिखा, मतलब पढ़ेंगे एक एक करके सारा चीज पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी एक बार लिस्ट से एक बार आपको दिखा जाए तो शायद आपको सुविधा होगा मेन मेन क्या क्या है। ठीक है, ये देखो, ये सब मल्टीपल कैंडल्स पे है। ठीक है, मल्टीपल कैंडल स्टिक्स पैटर्न ये बहुत पॉपुलर है, और ट्रेडर क्या मतलब ट्रेडर बहुत प्यार करते हैं सर मल्टीपल को, ट्रेडर का जान होते हैं। जैसे कि इंगल्फिंग में भी दो टाइप्स होते हैं, बुलिश एंड बियरिश। हरामी पैटर्न, सर हरामी मतलब हिंदी हरामी नहीं सर, ये जापानीज हरामी है। जापानीज हरामी में हरामी का मतलब होता है, क्या मतलब होता है हरामी में, हरामी का जापानीज मीनिंग होता है ये ओल्ड, हाँ प्रेग्नेंट वोमेन, वेरी गुड सर। ठीक है, प्रेग्नेंट वोमेन, गर्भवती माँ जो होते हैं, ठीक है, गर्भवती महिलाएं जो होते हैं, ठीक उसके तरह ही देखने में होते हैं। ठीक, जैसे हम लोग जब अपने माँ के पेट में थे, तो जिस कॉन्सेप्ट में हम लोग माँ के पेट में थे, कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट में हम हर कोई सर, हर एक इंसान अपने माँ के पेट से ही तो निकलते हैं। तो जब माँ के पेट में एक बच्चा होता है और माँ भी होते हैं साथ में, तो वो जैसे देखने में होते हैं, हरामी पैटर्न देखने में वैसा होता है। सर ऐसा नाम क्यों दिया? सर ये सब ह्यूमन ऑब्जर्वेशन है ना सर, ये सब ह्यूमन ऑब्जर्वेशन है। इंगल्फिंग का मतलब क्या? सर एक छोटा कैंडल और एक बड़ा कैंडल, छोटा कैंडल को बड़ा कैंडल इंगल्फ कर लेता है, मतलब पूरा घेर लेता है, अपने अंदर समा लेता है। ठीक है, मैंने निजेर मध्य ढुकिए ना, ठीक है जी, ये थोड़ा अलग है, ये भी थोड़ा अलग है। बुलिश हरामी होगा, बियरिश हरामी भी होगा, पियर्सिंग पैटर्न होगा, डार्क क्लाउड कवर होगा। ठीक है, दीज आर सम ऑफ द पॉपुलर पैटर्न जो मल्टीपल कैंडलस्टिक्स में बहुत सेलिब्रेटेड माना जाता है। इसमें इंगल्फिंग और हरामी, इन दोनों का तो मैं क्या बताऊं सर, इसके अलावा मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ठीक है, फिर धीरे धीरे मैं सिंगल टॉप, डबल टॉप, और भी चीजें हैं, ट्रिपल टॉप, बहुत सारे फॉर्मेशन आएगा, हेड एंड शोल्डर, फ्लैग फॉर्मेशन, मैं एक एक करके सारा चीज में आऊंगा सर। ठीक है, लेकिन ये कैंडल स्टिक्स में ये 5-6 मल्टीपल कैंडल स्टिक्स आपको कैंडल स्टिक का पूरा आइडिया दे देगा। ठीक है, मल्टीपल कैंडल स्टिक का, तो जरूरी नहीं कि एक साथ 6 को लेके आगे बढ़े, एक एक करके आगे बढ़ते हैं, आपको क्लैरिटी आएगा सर। ओके सर, चलो आपको जैसा ठीक लगे आप आगे बढ़ो। हाँ सर ठीक है, मुझे जैसा ठीक लगेगा मैं जरूर आगे बढ़ूंगा। फिर आप लोगों का समझ होना बहुत जरूरी है, ये मेरा अल्टीमेट टारगेट ऑलवेज रहता है और वही रहेगा सर, सबको क्लियर कट समझ में आ जाए। यस, तो जैसे कि मैं आपको अभी इंगल्फिंग बताऊंगा, बट इंगल्फिंग से पहले मेरे को टाटा मोटर्स में क्या मिला था वही मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ। देखो सर, अच्छा ये क्या है, हरामी है कि इंगल्फिंग है? पीयूष, पीयूष का आइडेंटिफिकेशन अच्छा है, बोल। बेटा हरामी सर, हरामी। हरामी ऐसा हरामी हरामी मत करना लोगों के सामने, लोग मार देगा, थप्पड़ लगाएगा, क्या স্যার गाली আমি ওতেই गलौज। ট্রেড নিয়েছিলাম। ट्रेड নিয়েছিলি এটাতে? হ্যাঁ 419 করে নিয়েছিলাম 10টা। यस सर, वेरी गुड, मैं भी लिया इसीलिए मैं भी बता रहा এখনো हूँ। ছাড়িনি স্যার, ওটা রেখে দিয়েছি, হোল্ড করে दिएছি, আমি ছাড়াবো এবার। हाँ होल्ड कर सकते हो, थोड़ा देख के होल्ड करके फिर छोड़ देना सर, शॉर्ट टर्म के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, হ্যাঁ लॉन्ग সুইং मैं ট্রেডের জন্য। दो तरह का कर रहा है, एक कुछ पार्ट में होल्ड करके रख दिया और कुछ पार्ट में सेल करके निकल जाऊंगा। मतलब लाइक हल्का हेजिंग टाइप बोल सकते हो, हेजिंग नहीं मतलब डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, थोड़ा निकल जाऊंगा, थोड़ा रह जाऊंगा। तो कहने का मतलब ऐसा है कि टाटा मोटर्स में मैंने ऑलमोस्ट मैंने लिया थी 10 या 15 ऐसा कुछ मैंने लिया। ठीक है, तो ऐसे आप देख सकते हो कि 409, तो अच्छा क्या हरामी क्यों नाम दिया गया इसका, पहले ये बात समझ लो सर। हरामी का मतलब क्या है, जैसे कि अभी आपको मैं बताया कि हरामी का मतलब होता है प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक है, तो इसका नाम प्रेग्नेंट वुमेन क्यों है? दो कैंडल को एक साथ देखना, ठीक है, दो कैंडल को एक साथ देखना। पहला बात की ट्रेंड जो है ना,
अच्छा पहला बात है कि सर बुलिश हरामी है कि बियरिश हरामी है? क्या बोलेंगे इसको, बुलिश की बियरिश? सर ये पैटर्न बुलिश है कि बियरिश है? बोलो। पुलिस। बुलिश है। सर बुलिश क्यों और बियरिश क्यों? और बुलिश कब बोलेंगे, बियरिश कब बोलेंगे? सर जब डाउन ट्रेंड में फॉर्म होता है, मतलब प्रायर ट्रेंड अगर अप ट्रेंड है, मतलब बेसिकली ये जो, अगर मैं टाटा मोटर्स का रिसेंट पास्ट का ट्रेंड देखूं, ठीक है, तो ये क्या है, डाउन ट्रेंड है, मतलब बियरिश ट्रेंड है, और अपने लोएस्ट पॉइंट में आके एक हरामी पैटर्न फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अच्छा हरामी पैटर्न फॉर्म हो रहा है, कैसे पता लगा? सबसे पहले तो एक बड़ा कैंडल फॉर्म हुआ, दैट इज पार्ट वन, ठीक है, कैंडल का पार्ट वन देखो आप। पहले एक बड़ा कैंडल फॉर्म हुआ, फिर उसके बाद एक बच्चा फॉर्म हुआ। जो बड़ा कैंडल के अंदर, मतलब बड़ा कैंडल छोटा कैंडल को पूरा का पूरा अपने अंदर ले रहा है, ठीक है, ठीक जैसे माँ के पेट में बच्चा होता है, इसीलिए नाम ऐसा दिया है सर। अच्छा ये कैंडल एग्जैक्टली इतना बड़ा होगा सर? नहीं, छोटा भी हो सकता है, नॉट नेसेसरी कि हमेशा बच्चा बड़ा हो, बच्चा छोटा बच्चा भी हो सकता है। आप समझ रहे हो बात को? ठीक है, डोंट टेक इट इन अदर वेज, ये एग्जैक्टली कैंडल स्टिक को अंडरस्टैंड करने का तरीका है, ठीक है। तो बड़ा कैंडल के सामने जब एक छोटा कैंडल फॉर्म हो, भले ही वो छोटा जो, मतलब ये जो स्मॉल कैंडल है ना सर, ये स्मॉल कैंडल और स्मॉल भी हो सकता है, ठीक है, मतलब और भी स्मॉल हो सकता है, मतलब एसेक्स भी हो सकता है, या फिर स्मॉल भी हो सकता है, मतलब स्मॉल मतलब एक्स्ट्रा स्मॉल, मतलब और एक्स्ट्रा स्मॉल भी हो सकते हैं। तो एक्स्ट्रा स्मॉल भी हो या फिर नॉर्मल स्मॉल हो, लेकिन पहले कैंडल से मतलब पार्ट वन जो है वो बड़ा ही रहेगा, और इतना बड़ा रहेगा कि सेकेंड वाला उसके अंदर रहेगा। अच्छा इसका थोड़ा शेडो भी अगर होता ना तो भी चलता, तो भी चलेगा, लेकिन मेन जो पैटर्न है ये सभी सीखना है कि कैसे आइडेंटिफाई करे सर हरामी को, कैसे आइडेंटिफाई करे इंगल्स को, ठीक है, यही सब एक एक करके बोलेंगे। अच्छा हरामी का और एक पैटर्न देखो, ये पहली बात है सर, ये बुलिश क्यों बन गया? सर बुलिशनेस कैसे मार्केट का ट्रेंड को बदल रहा है, देखो जैसे ही डाउन ट्रेंड में, अगर मैं थोड़ा लंबा सोचूं तो भी डाउन ट्रेंड में फॉर्म हुआ है। अगर मैं शॉर्ट टर्म देखूं, मतलब अगर मैं 27 अप्रैल का डेटा देखूं, ठीक है, सॉरी 27 अप्रैल नहीं, अप्रैल 23, एक सेकेंड, 27 मार्च, 27 मार्च, 24 मार्च, फिर 27 मार्च, फिर 28 मार्च, ओके, 28 मार्च के आसपास ये वाला रेड कैंडल पहले फॉर्म हुआ, मतलब रेड कैंडल ये बताना चाह रहा था कि मार्केट टाटा मोटर्स का और डाउन जाएगा, पॉइंट टू बी नोटेड। लेकिन 28 के बाद, बात को समझे प्लीज, ट्राई टू अंडरस्टैंड, 28 के बाद क्या हुआ सर? सर 29 में एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होके ठीक रेड के बाद ये बताना चाहता है कि और वो डाउन नहीं जाएगा। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों हो रहा था, ऐसा क्यों हो रहा था सर? इसके पीछे ऐसे तो टेक्निकल प्रॉपरली कभी भी इसका जवाब नहीं देता है सर, कि क्यों, क्यों का जवाब नहीं देता है सर। कैसे हो रहा है इतना आपको देखने को मिलेगा, बट क्यों हो रहा है इसका जवाब टेक्निकल कभी नहीं बताता। क्या आप में से कोई बता सकते हो कि क्यों चेंज हुआ है टाटा मोटर्स में पैटर्न, मतलब ये डाउन ट्रेंड को कैसे अप ट्रेंड में क्यों बदला है, इसके पीछे कोई फंडामेंटल रीजन किसी को पता है? मतलब कोई अगर मार्केट में अपडेटेड है तो उनको जरूर पता होगा। पीयूष, पीयूष ने ट्रेड लिया है, पीयूष से ही पूछ रहा हूँ, बाकी लोगों ने अगर ट्रेड लिया है या ऑब्जर्व किया है तो बोल सकते हो। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस कैंडल, एनी आइडिया? सर ये आइडिया टेक्निकल नहीं देता है सर, टेक्निकल कभी भी आपको ये आइडिया जनरेट नहीं करके देगा, इसका, इसके लिए आपको फंडामेंटल आइडिया, फंडामेंटल रीजन ढूंढना पड़ता है। तो इसके पीछे एक फंडामेंटल रीजन है, रीजन ये है कि लास्ट क्वार्टर में टाटा मोटर्स अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया है, ठीक है, और ये प्रॉफिट हुआ है टाटा मोटर्स का जो सबसे बड़ा कैश काउ है, जिसपे टाटा मोटर्स काफी लॉस में जा रहा था कुछ सालों से, दैट इज जेएलआर। जेएलआर मतलब जैगुआर एंड लैंड रोवर, बात समझ रहे हो सर? जैगुआर एंड लैंड रोवर, ये दो ब्रांड के बारे में तो आप लोग सुने हो। जैगुआर लैंड रोवर बेसिकली टाटा मोटर्स का ही दो ब्रांड है, जो स्पेशली इंडिया से भी ज्यादा सेल होता है इनका फॉरेन में, स्पेशली यूरोपियन नेशंस में एज वेल एज चाइना में, आपको बता दूं, ठीक है, चाइना में भी इसका बहुत हाई फाई सेल्स है और यूरोप में भी इसका सेल्स बहुत हाई है। तो जैगुआर लैंड रोवर का लास्ट क्वार्टर सेल्स काफी बेहतर होने के कारण टाटा मोटर्स का जो ये करंट ट्रेंड है,
इस ट्रेंड में बदलाव आया सर। तो फिर ये बदलाव पता चल रहा था, जो लोग फंडामेंटली टाटा मोटर्स को देख रहा था उन्होंने यहाँ पर से बाई करना स्टार्ट किया। इससे पहले टाटा मोटर्स में फीलिंग्स थोड़ा नेगेटिव था, लेकिन जैसे ही नेगेटिव फीलिंग्स पॉजिटिव में बदला, फिर एक स्मॉल कैंडल बड़ा कैंडल के सामने फॉर्म हुआ, जिसको देखने में टेक्निकली हरामी पैटर्न कहा जाता है। और जैसे ये हरामी पैटर्न बना, ठीक है, अब जो ट्रेडर है, जैसे मैंने ट्रेड लिया, पीयूष ने ट्रेड लिया, और भी लोग ट्रेड लिए होंगे, ऑब्वियस बात है। तो नॉर्मल बात है कि अगर हरामी बन गया इसके बाद ट्रेड लो, मतलब अराउंड 410 में ट्रेड लो, ठीक है। अब होल्डिंग करने का एक मैटर है सर। तो कुछ दिन अभी तक तो होल्डिंग में है, मेरा भी होल्डिंग में है, जैसे पीयूष ने भी बोला कि होल्डिंग में है सर। तो अभी कुछ देर तक इसको होल्ड करना चाहिए। तो प्रॉफिट अचीवमेंट तो हो चुका है, जितना टारगेट सोचा गया था ऑलमोस्ट टारगेट अचीव हो गया है 5-7 दिन में। लेकिन अब इधर देखो, आप ऑलमोस्ट अभी 460 में चल रहा है, ठीक है, 461 में चल रहा है। आज थोड़ा सा डाउन दिख रहा है अभी डे कैंडल के हिसाब से। तो नाउ पॉइंट इज दैट अगर किसी ने होल्ड करके 410 में भी यहाँ पर परचेस किया है, ठीक है, और 460 तक भी इसको भी होल्ड करके बेचेगा, तो 50% पर शेयर में प्रॉफिट कर लिया है, जिसका जितना होल्डिंग है। किसी ने 100 शेयर पे किया तो 100 इंटू 50, किसी ने 1000 शेयर में किया तो 1000 इंटू 50, किसी ने अगर 10,000 शेयर में किया, जिसका जैसा है। सेम चीज आप ऑप्शंस में भी कर सकते हो, फ्यूचर में भी कर सकते हो। मैं अभी फ्यूचर एंड ऑप्शंस में नहीं जा रहा हूँ, मैं सिंपल मतलब पोजिशनल ट्रेड डायरेक्ट कैश मार्केट में भी अगर किए होंगे 410% करके, अगर आपने 100 शेयर भी लिए होंगे तो 100 इंटू 410 कितना आपने खर्चा किया सर? 41,000, ठीक है। और अगर आपने 50 करके इसमें प्रॉफिट करना चाहते हो तो 100 इंटू 50, मतलब ऑलरेडी आपने 5,000 का प्रॉफिट कर लिया, और ये प्रॉफिट आपने हार्डली 7-8 दिनों में किया है सर, ठीक है। अब बात क्या है सर, मैं यहाँ पर अभी कितना दिन होल्ड करना है, कब छोड़ के जाना है, ये अलग पॉइंट है, मैं उस पर नहीं चलता। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि ये हरामी पैटर्न एक मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न है। इस मल्टीपल कैंडलस्टिक्स ने आपको इतना कॉन्फिडेंस दिया, और देता भी है, ठीक है, बार बार देता है, मतलब ऑलवेज नहीं, थोड़ा ऑब्जर्वेशन करते रहिएगा आप लोग। बट ये चीज मैंने रिसेंटली आपको रिलायंस में भी दिखाया, नॉट जस्ट कि टाटा मोटर्स पे दिखाया था ना कुछ दिन पहले, रिलायंस पे भी। अरे लास्ट फ्यू क्लास पहले मैंने रिलायंस में भी सेम हरामी पैटर्न दिखाया था, उन्हें बोर्ड से सवाई के। ये देखिए सर, रिलायंस में भी सिमिलर हरामी पैटर्न बना था डाउन ट्रेंड में, पहले एक बड़ा रेड कैंडल, उसके बाद एक छोटा कैंडल, और जैसे ये हरामी पैटर्न बना मल्टीपल कैंडल पे, उसके बाद रिलायंस में भी चेंजेस नजर आया, और रिलायंस में भी 2200 का शेयर, 2200 से 2250 का शेयर, ये भी आज 2300 में ट्रेड चल रहा है, 2300 समथिंग में। तो यहाँ पर भी 50-100 का प्रॉफिट हो चुका है, वो भी 10-12 दिन के अंदर, ठीक है। अब इस अप्रोच को यूज करके आप इंट्राडे में ट्रेड करो, पोजिशनल ट्रेड करो, या फिर मतलब जिसको स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं, मतलब वीकली पोजीशन लेके ट्रेड किया किसी ने अगर, तो या फिर अगर आपने फ्यूचर में भी ट्रेड कर लिया या ऑप्शंस में भी कर लिया, तो भी आपका बेहतर हुआ होगा सर। बोझा जाচ্ছে? हेलो, आई होप कि समझ में आ रहा है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं अभी इसके एनाटॉमी में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको एक एक दिखा रहा हूँ कि मल्टीपल कैंडलस्टिक किस तरह से हमारे सामने आते हैं, और उसको कैसे पहचानना होता है, और उसके बाद उसमें ट्रेड कैसे लिया जाता है। ओके, तो अभी मैं आपको हरामी दिखा रहा था, बट इंगल्फिंग भी बहुत आता है सर, डिपेंडिंग ऑन दी स्टॉक टू स्टॉक। इंगल्फिंग भी बहुत ही फेमस है, कैंडलस्टिक्स है, बहुत सेलिब्रेटेड है सर, मेरा बहुत फेवरेट भी है, आप लोगों का भी फेवरेट बन जाएगा। चलो देखते हैं इंगल्फिंग क्या है। अब थोड़ा डिटेल्स में बात करते हैं, ठीक है। मैं अभी जस्ट मार्केट में शो कर रहा था, अब थोड़ा मैं डिटेल्स में जा रहा हूँ। अच्छा, आप लोग कनेक्टेड हो? किसी का आवाज नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं बस एक मार्केट ऑब्जर्वेशन दे रहा था, ठीक है, मैं जस्ट एक मार्केट ऑब्जर्वेशन दे रहा था। लेकिन ये ऑब्जर्वेशन मैं अभी सिखा नहीं रहा था, मैं अभी सिखाऊंगा, ठीक है। जस्ट एक ऑब्जर्वेशन की मल्टीपल कैंडलस्टिक कैसे देखने में हो सकता है, और उसके बेसिस में मार्केट में चेंजेस कैसे नजर आता है। नाउ इंगल्फिंग पैटर्न पे अगर आप ध्यान दीजिए, in a single candlesticks pattern trader needs just one candlesticks to identify a trading opportunity। सिंगल कैंडलस्टिक्स में आपको एक सिंगल कैंडल देखना होता था, और उसके ऊपर बेस करके आप ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचते थे, जो थोड़ा सा रिस्की है। जैसे कि आई होप आपको याद होगा, हम लोग मारूबोजू देखे हैं, स्पिनिंग टॉप देखे हैं, है ना। मारूबोजू देखे हैं, स्पिनिंग टॉप देखे हैं, अलग अलग कैंडल में बात कर चुके हैं, पहले भी कर चुके हैं लास्ट फ्यू लेक्चर्स में। तो उसमें ना कोई एक सिंगल कैंडल को देख के आपको डिसाइड करना होता था
कि क्या ये पर्टिकुलर स्टॉक गिरेगा कि उठेगा। ठीक है, जैसे ये एक मारुबुजू कैंडल फॉर्म हुआ था और ये मारुबुजू कैंडल आप ट्रेंड में बनने के बाद, ऐसे तो मारुबुजू का कोई प्रायर ट्रेंड नहीं होता, लेकिन फिर भी मारुबुजू अगर अचानक से कैंडल में आ जाता है ना पैटर्न में, तो आपको थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि जो भी चल रहा था वो बदल सकता है। मतलब अगर ट्रेंड अप है तो डाउन हो सकता है, या फिर फार्दर भी आप जा सकता है। तो सिंगल कैंडलस्टिक के बेसिस में भी आप ट्रेड सेटअप ले सकते हो, बट जो थोड़ा बहुत रिस्की जरूर दिखता है। मैं सिंगल में ज्यादा बात अभी नहीं करूंगा, क्योंकि सिंगल में एक एक करके बहुत सारा बात लास्ट 4-5 क्लास में कर चुके हैं। ठीक है, इसीलिए मैं सिंगल से थोड़ा सा आगे निकलना चाहता हूँ। When analyzing multiple candlesticks, the trader needs 2 or sometimes 3 candlesticks. तो जब आप मल्टीपल कैंडलस्टिक को एनालिसिस करोगे, उसमें आपको या तो 2 या तो 3 कैंडल को आइडेंटिफाई करना पड़ता है ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के लिए। ठीक जैसे मैंने आपको हरामी पैटर्न दिखा रहा था रिलायंस पे, मैंने हरामी पैटर्न दिखाया आपको भी टाटा मोटर्स में, जिसमें हम लोगों ने ट्रेड लिया है, क्लास में भी मैंने डिस्कस किया है। ठीक है, और आप में से भी बहुत सारे लोगों ने ट्रेड सेटअप लिया, मैंने भी लिया था, इसीलिए मैंने इसको किया, पोजिशनल ट्रेड लिया था। So this means the trading opportunity evolves over a minimum of 2 trading sessions. इसका मतलब है कि मल्टीपल कैंडलस्टिक्स में कम से कम 2 मतलब ट्रेडिंग सेशंस होना। 2 ट्रेडिंग सेशन का मतलब क्या है? 2 ट्रेडिंग सेशन का मतलब क्या है? मतलब पहला दिन, जैसे अगर दिन का बात करें, ये डे कैंडल है, ठीक है, इसको मिनट में भी बदलना जा सकता है। जो मिनट में ट्रेड लेता है, जो हाफ एन आवर बेसिस पे जो इंट्राडे ट्रेड लेता है, अगर किसी को, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ थोड़ा वीकली बेसिस में, मैं डे कैंडल थोड़ा ज्यादा प्रेफर करता हूँ पर्सनली। बट अगर आप जो भी पैटर्न लो सर, फर्क नहीं पड़ता। अगर आप स्कैल्पर हो, स्कैल्पर मिनट बाय मिनट ट्रेड लेते हैं, जो थोड़ा इंट्राडे बेसिस में ट्रेड करते हैं, वो 15 मिनट 30 मिनट्स का चार्ट पैटर्न देखते हैं, और जिन्हें वीकली पैटर्न में ट्रेड लेना है, वो डे वाइज कैंडल को चेक करके ट्रेड ले सकता है। नाउ पॉइंट इज दैट कि ठीक है, आपका पर्टिकुलर कोई भी पर्टिकुलर कैरेक्टर हो सकता है कि सर हमें डे पैटर्न पसंद आता है, कि मुझे मिनट पैटर्न पसंद आता है, कि किसी को आवरली पैटर्न पसंद आता है। वो इंडिविजुअल पसंद पे काम करे। कैंडल सबके लिए एक ही बात करेगा, बस सेशन अपने आप नहीं होता है। जो आधा घंटा का कैंडल यूज करेगा, वो हर कैंडल आधा आधा घंटा का बनेगा। जो डे कैंडल यूज करेगा, वो एक एक कैंडल एक एक दिन को दर्शाता है। ठीक है, जैसे ये मैंने डे कैंडल चूज करके कर रहा हूँ अभी, तो ये एक एक कैंडल एक एक दिन का बात करता है। जैसे ये जो यहाँ पर हरामी पैटर्न था, ये फर्स्ट डे का था, ठीक है, फिर ये सेकेंड डे का है, तो लगातार 2 दिन का सेशन हो गया ना सर, 2 दिन का सेशन हो गया। तो वही बात यहाँ पर करना चाहता है कि अगर आप मल्टीपल कैंडल स्टिक्स में ट्रेड ले रहे हो, तो ये 2 दिन का सेशन आपको देखना पड़ेगा। तो मिनिमम 2 ट्रेडिंग सेशंस, मिनिमम 2 ट्रेडिंग सेशन आप ऑब्जर्व करो, देखो क्या पैटर्न फॉर्म हुआ है। अगर आपको लगता है कि एकदम लगता है, मतलब क्या, अगर आपको एक आइडेंटिफाइबल कैंडल दिख जाए, ठीक जैसे आपको आइडेंटिफाई करना सीखने को मिल रहा है, अगर आपको अपना पहचान वाला कैंडल देखने को मिल जाए, आप ट्रेड ले सकते हो। कैसे लेना है, कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है, ट्रेड लेना कितना सही होगा, वो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। मैं हजारों एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस करूंगा। The engulfing pattern is the first multiple candlesticks pattern that we need to look into. तो मैंने अभी हरामी में थोड़ा बात कर रहा था, क्योंकि मुझे टाटा मोटर्स में दिखा तो मैं बात कर लिया, लेकिन इंगल्फिंग पे भी बात करना बहुत जरूरी है। इंगल्फिंग पैटर्न नीड्स टू ट्रेडिंग सेशंस टू इवॉल्व। तो इंगल्फिंग पैटर्न बनने के लिए कम से कम 2 ट्रेडिंग सेशन चाहिए सर, कम से कम 2 ट्रेडिंग सेशन चाहिए। Sorry. देखो सर, engulfing pattern needs 2 trading sessions to work. In a typical engulfing pattern, you will find a small candle on day 1 and a relatively long candle on day 2. हरामी का उल्टा होता है, हरामी में पहले बड़ा कैंडल होता है, बाद में छोटा कैंडल आता है। इंगल्फिंग में उल्टा सर, इंगल्फिंग में पहला कैंडल छोटा होगा, सेकंड कैंडल बड़ा होगा। पॉइंट टू बी नोटेड, मैं अभी दिखाता हूँ। डे 1 में स्मॉल कैंडल एंड रिलेटिवली लॉन्ग कैंडल ऑन डे 2।
which appears as it engulf इंगल्फ का मतलब क्या होता है? इंगल्फिंग का मतलब होता है एक छोटा चीज को जब कोई बड़ा चीज कंप्लीटली ढक दे। ढकना समझते हो? मतलब कवर कर दे। तब एक छोटा सा कैंडल को बड़ा कैंडल सेकंड में फॉर्म होके ढक देगा। मतलब ऐसा लगेगा कि जैसे छोटा वाला चीज बड़ा चीज के सामने ढक जाता है। और ये जो ढक गया ना, छोटा चीज बड़ा के सामने ढक गया, तो इस डे 1 में अगर छोटा कैंडल था, डे 2 में अगर बड़ा कैंडल है, तो क्या मतलब निकलेगा? इंगल्फ कर लिया। क्या मतलब निकलेगा सर? इंगल्फ कर लिया। मैं आपको दिखाता हूँ। इफ द इंगल्फिंग पैटर्न अपीयर्स एट द बॉटम ऑफ द ट्रेंड, अगर ये किसी ट्रेंड के नीचे आता है, ट्रेंड का नीचे का मतलब क्या? मानो एक ट्रेंड ऐसा ऊपर में चल रहा था, फिर नीचे आ गया, और इस पॉइंट पे एक छोटा कैंडल पहले फॉर्म हुआ, उसके बाद एक बड़ा कैंडल फॉर्म हुआ, तो ट्रेंड क्या हो गया सर? डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में फॉर्म हो गया। मतलब प्रीवियस पैटर्न जो चल रहा था, जो ट्रेंड था मार्केट का या इंडिविजुअल स्टॉक का, वो डाउन ट्रेंड था। मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं बियरिश ट्रेंड। क्या बोलते हैं सर? बियरिश ट्रेंड। बियरिश ट्रेंड में अगर इंगल्फिंग फॉर्म होता है तो हम इसे बुलिश इंगल्फिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? बुलिश इंगल्फिंग। जो लोग एग्जाम के लिए भी तैयारी कर रहे हो, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। और जिनको एग्जाम नहीं देना है, कोई बात नहीं, सीखना तो है, उनके लिए भी बहुत जरूरी बात। इंगल्फिंग कहाँ फॉर्म हो रहा है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। ठीक है? मतलब इंगल्फिंग देखने से ही कूद पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए कि दिख गया मुझे इंगल्फिंग और आप एकदम उछलते उछलते ट्रेड ले लिए। नहीं सर, कहाँ फॉर्म हो रहा है देखो, उसके बाद ट्रेड सेटअप करो। इंगल्फिंग इंगल्फिंग चिल्ला चिल्ला के, हाँ, दिमाग मत खराब कीजिएगा। चाहे कोई भी पैटर्न, किस पर्टिकुलर ट्रेंड में फॉर्म हो रहा है, ये बहुत मायने रखता है। इट्स रियली मीन सर। If the engulfing pattern appears at the top end of the trend, it is called bearish engulfing. अगर कोई engulfing pattern अप ट्रेंड में बनता है, मतलब प्रायर ट्रेंड बुलिश था, मतलब ऑलरेडी मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में चल रहा था, उसके बाद अप ट्रेंड में पहले एक छोटा कैंडल और उसके बाद एक बड़ा कैंडल फॉर्म हुआ, तो हम इसे bearish engulfing कहते हैं। क्या कहते हैं सर? bearish engulfing कहते हैं। और जैसे ही bearish engulfing फॉर्म होता है, इसका मतलब है कि आगे क्या होगा? मार्केट नीचे आएगा। और बुलिश इंगल्फिंग फॉर्म होने पे आगे का चांसेस क्या है कि मार्केट में जो ट्रेंड है उसको बदल देगा। तो बियरिश डाउन ट्रेंड में अगर बुलिश इंगल्फिंग फॉर्म हो जाए तो ट्रेंड को बदल के बुलिश करेगा, और बुलिश ट्रेंड में अगर इंगल्फिंग रेडी हो जाए तो नेक्स्ट ट्रेंड को बियरिश करेगा। सर कैसे हो सकता है, बताते हैं चलो। कैसे है, किस लिए है, पीछे क्या रीजन काम करता है, क्या कुछ फंडामेंटल कारण हो सकता है? सर फंडामेंटल कारण हो सकता है, लेकिन क्या ऑलवेज टेक्निकल एनालिसिस करते करते हमें फंडामेंटल का नॉलेज मिलेगा? नॉट ऑलवेज सर। बट हाँ, अगर आपके पास फंडामेंटल का कॉन्सेप्ट है, ये आपको हेल्प करता है ट्रेड पैटर्न सेटअप करने, ऑब्वियसली हेल्प करेगा। मैं ये ऑब्वियसली बोलूंगा, बार बार बोलता हूँ। जैसे मुझे टाटा मोटर्स, रिलायंस, ये सभी चीज में मुझे फंडामेंटल रीजन से ही मैं इसका कैंडल्स को मुझे पहचानने में ज्यादा सुविधा हो। इसलिए मैं हमेशा स्टूडेंट को बोलता हूँ कि ओनली टेक्निकल एंड नॉलेज इज नॉट इनफ। ठीक है? अगर आप फंडामेंटली भी स्ट्रांग होते हो ना, ये आपको ऑलवेज मार्केट में आगे रखेगा सर। अब देखो बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न कैसे देखने में होता है। चलो मैं आपको थोड़ा बहुत वेट करवा दिया, अब मैं आपको शो करता हूँ। जैसे ये स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, आप देख सकते हो, ये बायोकॉन का शेयर है। सर शेयर किसी का भी को फर्क नहीं पड़ता, ये बायोकॉन का हो सकता है, टाटा मोटर्स का हो सकता है, रिलायंस का हो सकता है, टीसीएस का हो सकता है, किसी भी कंपनी का पैटर्न हो सकता है। लेकिन आपके लिए पैटर्न तो पैटर्न ही होता है, आपको ज्यादा नहीं समझना है। आपको बस आपका पहचान का चीज मिल जाए, आप ट्रेड लेने के लिए एकदम उछल कूद कर सकते हो। बट अगर आपको कॉन्फिडेंस आए तभी। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जब आइडेंटिफिकेशन सही रहेगा। जस्ट लुक एट सर, बायोकॉन का शेयर, ये 501 का टाइम था जब इसको लिया गया था, लेकिन आप देखो कि प्रायर ट्रेंड क्या है, ये मार्केट से ही लिया गया सर, लाइव मार्केट से ही उसको स्क्रीनशॉट को लिया गया है। प्रायर ट्रेंड बुलिश है, सॉरी बियरिश है, मतलब डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड है सर। डाउन ट्रेंड में मार्केट और डाउन जा रहा था, पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है? पॉइंट टू बी नोटेड, मार्केट डाउन जा रहा था धीरे 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 धीरे, और नीचे आ रहा था। मतलब पहले धीरे धीरे नीचे आ रहा था, उसके बाद थोड़ा फास्ट नीचे आया, और नीचे आते आते इस पैटर्न 1 में देखो, P1 को देखो और फिर P2 को देखो, पैटर्न 1 पैटर्न 2। P1 जो रेड कैंडल बना है,
P1 जो रेड कैंडल बना है ये एक्चुअली मार्केट को और नीचे ले जाने के लिए रेडी हो रहा था। हेलो, पॉइंट टू बी नोटेड। मतलब बियर अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड पैटर्न 1 के थ्रू से बियर अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड को मार्केट में बरकरार रखना चाहता था, लेकिन बियर फेलियर हुआ है क्योंकि पैटर्न 2 जो है वो बुल हो चुका है, वो ब्लू कैंडल हो चुका है, वो ब्लू कैंडल हो चुका है, ब्लू या ग्रीन कुछ भी नाम दे दो आप, और इतना ब्लू हुआ है, इतना ग्रीन हुआ है कि पैटर्न 1 को ढक लिया, पैटर्न 1 को ढक लिया। तो अगर पैटर्न 1 बियरिश मोड में था और पैटर्न 2 इतना ग्रीन या ब्लू हुआ है कि जो पैटर्न 1 को भी ढक दे, उसे हम इंगल्फिंग कहते हैं। हेलो, प्लीज मुझे पहले ये बता दो कि ये समझ में आया कि नहीं आया कि इंगल्फिंग किसे कहते हैं और इसका बनने के पीछे का पर्पस, मतलब मेनली इसका मेन कैरेक्टर क्या बनेगा, फिर मैं आगे चर्चा करता हूँ। प्लीज टेल मी सर, आप लोगों को बात समझ में आया? किसी को कोई डाउट है क्या? इंगल्फिंग कैसे बना? अरे কথা पीयूष पूर्वा हाँ सर। বোঝা যাচ্ছে? ठीक है, देखो सर, ये जैसे ही मल्टीपल कैंडल फॉर्म हुआ है, जैसे ही मल्टीपल कैंडल फॉर्म हुआ है और वो भी इंगल्फिंग हुआ है, ट्रेंड को बदल दिया सर। प्रायर ट्रेंड को, ट्रेंड जो पहले का ट्रेंड था जो मार्केट को डाउन लेके जा रहा था, अब इसमें आपको रिवर्सल देखने को मिला, और रिवर्सल जो है ये बुलिश है। तो क्या करना चाहिए ऐसे पॉइंट में? सर कम से कम यहाँ पर आप बाई कर लो, मतलब जब आपने श्योर हो गए कि मार्केट बुल हो चुका है, आप यहाँ पर बाई कर लो। यहाँ पर प्राइस ट्रेंड नहीं दिया है, बट कोई बात नहीं, आपको मैं लाइव मार्केट में दिखाता हूँ प्राइस ट्रेंड। तो आपको यहाँ बाई करना चाहिए। अच्छा, होल्डिंग करना कब तक है वो बाद में बताता हूँ सर। पहले आप बाई करना तो सीख जाओ कि विच इज द परफेक्ट टाइम टू बाई। ठीक है, इसको हम लोग मार्केट के लैंग्वेज में लॉन्ग भी बोलते हैं। लॉन्ग मतलब पहले बाई करना बाद में सेल करना, इसे लॉन्ग कहा जाता है। एंड देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब होता है ट्रेडिंग, ऐसा भी होता है जब मार्केट गिरता है। ठीक है, मैं बताता हूँ सर, ये बियरिश में बताता हूँ, जब आप पहले सेल करोगे बाद में बाय करोगे। सर ऐसा भी होता है क्या? अरे बहुत होता है सर, ऐसा बहुत होता है। अच्छा देखो, तो थॉट प्रोसेस बिहाइंड द बुलिश इंगल्फिंग, what is the thought process? The market is downtrend with price steadily moving down. मार्केट धीरे 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 डाउन में जा रहा है। ऑन फर्स्ट डे ऑफ द पैटर्न द मार्केट ओपन्स लो। पैटर्न 1 में मार्केट लो ओपन होगा और एक न्यू लो बनाना चाहेगा, मतलब मार्केट और नीचे जाने का सोचेगा। दिस फॉर्म्स अ रेड कैंडल, और नीचे जाते जाते क्या बनेगा? रेड कैंडल ही बनेगा। ऑन द सेकंड डे ऑफ द पैटर्न 2 द स्टॉक ओपन्स नियर द क्लोजिंग प्राइस ऑफ पैटर्न 2। सेकेंड डे में क्या होगा? वो ओपन होगा पैटर्न 1 के क्लोजिंग प्राइस के आसपास। मतलब ये देखो सर, ये जो पहला कैंडल है ना, ये पहला कैंडल का ओपन प्राइस ये होता है रेड कैंडल का, और ये होता है इसका क्लोजिंग। सेकेंड डे में ब्लू कैंडल का जो ओपनिंग है ना, वो ऑलमोस्ट रेड कैंडल के क्लोजिंग के आसपास ही रहा है। तो ओपन हुआ है रेड कैंडल के ऑलमोस्ट, अगर रेड कैंडल मानो 500 में ओपन हुआ, क्लोज हुआ था, तो ब्लू कैंडल भी ओपन हुआ है ऑलमोस्ट 500-501 के आसपास। उसके बाद में भी ये 520 या 530 में जाके क्लोज हुआ है। ठीक है, तभी जाके ब्लू बना है। एटलीस्ट 20-30 पॉइंट तो चेंजेस हुआ होगा ना। तो वही बताना चाहता है कि पैटर्न 2 जो है वो पैटर्न 1 के क्लोज के आसपास में ओपन होना चाहिए। So on the second day of the pattern, the stock opens near the closing price of P1 and attempts to make a new low. However, at this low point of the day, there is a certain buying interest. और इसी टाइम पे एक बाइंग इंटरेस्ट क्रिएट होता है, क्योंकि और लो में लो जा रहा था। अब मार्केट में जो ट्रेडर है उनको लगा भी बहुत नीचे गया है, इसमें और भी चीजें आता है, जैसे सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल का कॉन्सेप्ट आता है, बट कॉन्सेप्ट यही है कि और लो नीचे नहीं जाएगा, ऐसा इमोशनल नहीं बोलना चाहिए, ट्रेडर का एक ऐसा इंटरेस्ट आ जाता है, तो एक बाइंग इंटरेस्ट क्रिएट करता है which drives the price to close higher and then the previous days open। मतलब पैटर्न 1 से पैटर्न 2 बड़ा होता है एंड दिस प्राइस एक्शन फॉर्म्स अ ब्लू कैंडल, और इसके कारण क्या होता है? सेकंड कैंडल जो है वो ब्लू बन जाता है। फोर्थ पॉइंट में क्या होगा? द प्राइस एक्शन ऑफ पैटर्न 2 आल्सो सजेस्ट दैट bulls made a very sudden and strong attempt to break the bearish trend। तो जैसे ही वो ब्लू आया ना, पहले रेड कैंडल था छोटा वाला, फिर बड़ा वाला ब्लू कैंडल बन गया, अब ट्रेंड बदल जाएगा।
बियरिश ट्रेंड, जो पहले वाला ट्रेंड बियरिश था, ये बदल के अप ट्रेंड चालू होगा। एंड दे डिड सो क्वाइट सक्सेसफुली एंड दिस इज एविडेंट ऑफ द बाइंग लॉन्ग कैंडल ऑन B2। इसका मतलब है पैटर्न 2 में जैसे ही वो ब्लू कैंडल फॉर्म हुआ, अब इस पॉइंट पे बाई कर लो और अभी होल्ड करके सोचो कि कितना दिन रहना है। सर कितना दिन रहना है वो आगे बताएंगे सर, आगे सिखाएंगे, पहले कब बाई करना है वो बताना बहुत जरूरी है। अब फिफ्थ पॉइंट आपको क्या कहता है सर, द बियर वुड नॉट हैव एक्सपेक्टेड द बुल सडन एक्शंस ऑन P2। एक्चुअली बियर को पता नहीं था कि बुल अचानक से एंट्री मारेगा, and hence the bull's action kind of rattles and the bears causing them some amount of nervousness. The bullishness is expected to continue over the next few successive trading sessions and driving the price higher, and यही एक buyer opportunity होता है सर। ट्रेड सेटअप कैसा होना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। इंगल्फिंग बहुत पॉपुलर है, मैं आपको लाइव मार्केट में शो करता हूँ, बट उससे पहले आप इसका एनाटॉमी को समझ लो सर। एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न इवॉल्व्स ओवर 2 डेज। तो इंगल्फिंग पैटर्न फॉर्म होने में 2 दिन का समय लगता है, 2 डेज का समय लगता है या 2 सेशन का समय लगता है। अगर आप डे चार्ट फॉलो कर रहे हो तो 2 दिन का सेशन, अगर आप मिनट चार्ट फॉलो करते हो 15-15 मिनट, 30-30 मिनट्स, तो हर 30-30 मिनट्स में आपको फॉर्मेशन नजर आएगा। ठीक है, तो 2 सेशन लगता है बेसिकली। ठीक है, 2 सेशन लगता है। मैं डे पैटर्न फॉलो करके बता रहा हूँ, इसलिए मैं 2 डेज बोल रहा हूँ। द सजेस्टेड बाई प्राइस इज अराउंड द क्लोज प्राइस ऑफ ब्लू कैंडल। आपको कहाँ बाई करना चाहिए? ठीक जहां पर सेकेंड कैंडल क्लोज होता है। सर एक ब्लू कैंडल का कैरेक्टर होता है कि वो स्टार्ट करता है नीचे से, ठीक है, ओपन होगा नीचे, क्लोज होगा अप में। ठीक है, दिस इज द क्लोजिंग। ठीक है, तभी वो ब्लू होता है। और एक रेड कैंडल का कॉन्सेप्ट क्या है, वो स्टार्ट होता है हाई से, ओपन यहाँ होगा तो क्लोज यहाँ होगा, तभी वो रेड होता है। ठीक है, तो कहने क्या चाहता है सर, रिस्क टेकर जो होगा ना, वो जैसे ही पैटर्न फॉर्म होगा, दैट इज पैटर्न 2 के एंड पे, पैटर्न 2 जहां क्लोज करेगा वहीं पर बाय करेगा। एंड रिस्क एवर्स क्या करेगा, पैटर्न 2 के बाद नेक्स्ट डे, पैटर्न 2 के नेक्स्ट डे, मतलब पैटर्न 3 नहीं बोलेंगे उसको, बट आफ्टर फॉर्मिंग पैटर्न 2, जैसे पैटर्न 2 फॉर्म होगा उसके बाद अगर वो नेक्स्ट डे देखेगा कि मार्केट सच में बुलिश है, मार्केट सच में ग्रीन कैंडल बना रहा है। ठीक है, ये सब मैं रेड में दिखा रहा हूँ बट है सब ग्रीन। अगर थर्ड डे भी मार्केट ब्लू या ग्रीन होता है तो रिस्क एवर्ट जो होता है ना, वो ट्रेड सेटअप करता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं, आपको क्लैरिटी मिलेगा सर। देखो ये देखो सर, ये डीएलएफ का शेयर था। अच्छा डीएलएफ से याद आया, डीएलएफ से याद आया, डीएलएफ वगैरह में भी काफी रिसेंटली काफी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुआ है, स्पेशली रेपो रेट, आरबीआई ने रेपो रेट को स्टेबल करने के बाद से क्या हुआ है पता है आप लोगों को रियल एस्टेट में? मैं बोला था कि आप लोग थोड़ा मार्केट में ऑब्जर्वेशन रखना, रेपो रेट के ऊपर बेस करके बहुत कुछ मार्केट में होने वाला है। लुक एट द डीएलएफ चार्ट, ये पुराना चार्ट है सर, मैं आपको न्यू चार्ट दिखाता हूँ वैसा, ये ओल्ड चार्ट है, बट तब भी देखो क्या हुआ था, डीएलएफ का शेयर गिर रहा था, 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 गिरते 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 गिरते, ये देखो सर रेड पैटर्न देखो आप, रेड कैंडल फॉर्म हुआ था, लास्ट वाला जो पैटर्न 1 है, ये पैटर्न 1 जो है इसमें भी मार्केट डीएलएफ को और नीचे ले जा रहा था, लेकिन सेकेंड डे पैटर्न 2 में एक इतना बड़ा कैंडल फॉर्म हुआ जो रेड कैंडल को ढक लिया, जो रेड कैंडल को पूरा का पूरा इंगल्फ कर लिया। अच्छा इंगल्फ का क्या है सर, ये जो शैडो है, क्या शैडो को भी इंगल्फ करेगा? सर कभी कभी शैडो इंगल्फ करता है, कभी कभी शैडो थोड़ा बाहर भी निकल के जा सकता है। मतलब ये जो नेक्स्ट दिन का जो बॉडी है, ये बॉडी कई बार ऐसे भी आपको मिलेगा, जैसे देखो इसका नीचे वाला जो शैडो है, ठीक है, जो लोएस्ट प्राइस ऑफ द डे का हुआ है। अच्छा ये शैडो कैसे फॉर्म होता है, ये शैडो वगैरह में बोला है ना सर बेसिक्स में, हाँ, ये कैसे शैडो, एनाटॉमी ऑफ कैंडलस्टिक्स में मैंने बोल के रखा कि कैसे शैडो फॉर्म होता है। मतलब इसको वीक भी बोलते हैं, शैडो भी बोलते हैं, जिसको हम लोग सिंपल नॉर्मल को बोलते हैं, मोमबत्ती सोलते। ठीक है, तो ये बेसिकली देखो, ये जो कैंडलस्टिक का पैटर्न देखो आप, ओपन हाई लो क्लोज। ठीक है, पैटर्न 1 का ओपन देखो, पैटर्न 1 ओपन हुआ था 163 में, पैटर्न 1 ओपन हुआ है 163, मतलब दिस इज द एरिया, 163 में ओपन हुआ, हाईएस्ट गया, ये जो शैडो का हाईएस्ट पॉइंट है ना, ये आपका 168 बता रहा है। शैडो का जो लोएस्ट पॉइंट है नीचे वाला, ये 158.5 है। क्लोजिंग प्राइस कितने में रहा है? 160 में रहा है। दिस इज द पैटर्न 1। सर पैटर्न 2 देखो, पैटर्न 2 का एक कैरेक्टर ऐसा होता है, पैटर्न 1 का क्लोजिंग प्राइस और पैटर्न 2 का ओपनिंग प्राइस ऑलमोस्ट आसपास में रहेगा। तो पैटर्न 1 क्लोज रहा है 160 में,
और पैटर्न 2 ओपन हुआ है 159.5 में। लुक एट सर, बहुत क्लोज रहेगा। ये इंगल्फ का एक कैरेक्टर होता है कि पैटर्न 1 का क्लोजिंग और पैटर्न 2 का ओपनिंग ऑलमोस्ट आसपास में रहेगा। सर ये रहा 159.5 का ओपनिंग सेकेंड कैंडल का। सर सेकेंड कैंडल क्लोज कहां पर हुआ है? 169 पे। सेकेंड कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट क्या गया है सर? 170 पे, 170.2, और लो ऑफ द डे था 159, जो बहुत ही आसपास में है, इसलिए दिखाने का और ज्यादा जगह है नहीं, क्योंकि शैडो बहुत हल्का बना होगा, मतलब इसलिए शैडो तो नीचे शैडो है ही नहीं, क्योंकि 159 और 159.5 में कितना ही फर्क है सर, इसलिए आपको नीचे शैडो दिख नहीं रहा है, नीचे का शैडो दिख नहीं रहा है, बिकॉज 0.5 डे के कैंडल में बहुत छोटा सा बात है, इसलिए शो नहीं कर रहा है। लेकिन प्लीज टेल मी कि आपको इस कैंडल के पीछे का कैलकुलेशन, जो स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन है, ये समझ में आया ना? हाँ, अब ट्रेड सेटअप देखो, अब ट्रेड सेटअप देखो। एक ट्रेडर को जैसे ही डाउन ट्रेंड में, प्रायर ट्रेंड क्या है? डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड में अगर किसी को इंगल्फिंग दिख जाए तो चांसेस इज वेरी हाई, चांसेस इज वेरी हाई कि इसका पैटर्न बदलेगा, ये रिवर्स गियर में चलेगा। एक रिस्क टेकर जो होगा ना सर, उसको क्या करना चाहिए, और जो रिस्क एवर्ट्स है उसको क्या करना चाहिए, इसको आप डीएलएफ से ही सीख लो। देखो सर, अगर आप एक रिस्क टेकर ट्रेडर हो तो आप क्या करते जानते हो? रिस्क टेकर ऑलवेज बाय इन दिस। अच्छा, रिस्क टेकर वही होते हैं जिनका कॉन्फिडेंस थोड़ा हाई लेवल में चलता है, या फिर आप ऐसे बोलो जो थोड़ा रिस्क लेना पसंद करता है, ठीक है? क्योंकि रिस्क टेकर का और एक रिस्क ये होता है कि हो सकता है कि थर्ड डे में ब्लू कैंडल की जगह रेड कैंडल वापस आ जाए, ठीक है? तो इसीलिए जो रिस्क टेकर होते हैं वो थर्ड डे देखता है सर, थर्ड डे या थर्ड सेशन में देखेगा कि क्या सच में ब्लू कैंडल अगेन फॉर्म हो रहा है, क्या बुलिश कैंडल फॉर्म हो रहा है। अगर थर्ड डे बुलिश कैंडल है तो वो ट्रेड में यहाँ पर बाय करेगा, यहाँ पर बाय करेगा। जो रिस्क, सॉरी मैं थोड़ा गलत बोल दिया, रिस्क टेकर तो यहाँ बाय करेगा, यहाँ पर। रिस्क टेकर का बाइंग प्राइस क्या रहेगा बोलो तो? रिस्क टेकर का बाइंग प्राइस रहेगा पैटर्न 2 का क्लोजिंग, मतलब 169 पे बाय करो। रिस्क एवर्ट्स यहाँ बाय करेगा, मे बी 175 में बाय करेगा। लेकिन फिर भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखो, रिस्क एवर्ट्स भी प्रॉफिट किया है इस पर्टिकुलर एरिया में, और रिस्क टेकर भी प्रॉफिट किया है इस पर्टिकुलर ट्रेड में। हाँ, ऑब्वियसली रिस्क टेकर थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट किया है, रिस्क एवर्ट्स थर्ड डे का पैटर्न को मतलब बुलिश होते देखा फिर जाके बाय किया। लेकिन रिस्क टेकर थर्ड डे के लिए वेट नहीं करेगा, वो पैटर्न 2 में ही ले लेगा। एक बात कह रहा हूँ सर, मल्टीपल कैंडल ऐसे ही आपको दो कैंडल के थ्रू से आपको ट्रेंड बताना चाहता है, तो मल्टीपल कैंडल में अगर आप रिस्क टेकर बनते हो ना, ये कुछ खराब नहीं है। मतलब सिंगल कैंडल स्टिक्स में रिस्क टेकर बनना थोड़ा रिस्की होता है, बट मल्टीपल कैंडल स्टिक में रिस्क टेकर होना इतना भी ज्यादा रिस्की नहीं है, बिकॉज आप ऑलरेडी दो कैंडल देख के आ रहे हैं। बोलो सर, बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई सवाल, कोई डाउट पूछो सर। গুড মর্নিং স্যার। গুড মর্নিং সম্পদ, এতক্ষণ পর, খুব ভালো। আরে লেট হয়ে গেছে। अच्छा, मैं जस्ट एक बार पूछना चाहूंगा, है पूर्वा बोलूं? স্যার না কিছু না, মানে আচ্ছা। কিছু কিছু বুঝতে পারছি, কিছু কিছু বুঝতে পারছি না। একটু একটু অসুবিধা হবে, একটু শুরুর দিকে হ্যাঁ 3-4টে ক্লাস একটু করে নিলে, এক সপ্তাহ লাগবে আপনার, আপনি এক হ্যাঁ সপ্তাহে জাস্ট একটু ক্লাসগুলো করে নিন, আপনি দেখবেন আপনার অসুবিধা হবে। হ্যাঁ, ওই জন্যই। তারপরে এবার কি জিজ্ঞাসা করবো, যে ওটা ভিডিওটা আরেকবার শুনতে হবে না, কিছু বুঝতে পারছি কিছু বুঝতে, ওই জন্য কিছু হ্যাঁ বললাম না। হ্যাঁ, ঠিক আছে, আমি বুঝতে পেরেছি, আমি জানি এই প্রবলেমটা আপনার একটুখানি হবে, আমি যেটা শুরুতেই বলেছি 4-5টা হ্যাঁ। লেকচার আছে, একবার শুনে নেবেন, মানে হার্ডলি এক সপ্তাহের ব্যাপার, আপনি একবার আচ্ছা, শোনা হয়ে গেলে। টেকনিক্যালের উপরে 4-5টা লেকচার আছে তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, 4-5টা লেকচার হ্যাঁ। আছে, একটু প্রথম 4-5টা লেকচার শুনে নিলেই আপনি বুঝতে পারবেন কি হচ্ছে না হচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। ঠিক আছে, একটু একটা সপ্তাহ কষ্ট করে নিন, আপনি এক পার হয়ে যাবেন। ঠিক আছে, ঠিক আছে। তথা পীयूष विश्व, এই विश्व বোঝা যাচ্ছে? सुमित बोलो सर। হ্যাঁ দাদা। अरे वाह, तुम लोग तो सर एक्सपर्ट हो, मैं और क्या बताऊं। हाँ सर। ओके सर, देखो सर, तो अभी रिस्क टेकर एंड रिस्क एवर्ट्स दोनों के लिए ये पर्टिकुलर पैटर्न बहुत अच्छा था, लेकिन रिस्क टेकर के लिए एक रिस्क क्या है?
रिस्क टेकर का रिस्क ये है कि अगर मार्केट इसके बाद ब्लू ना होके मतलब बुलिश ना होके अगर सेकेंड थर्ड कैंडल में नीचे आ जाता तो हो सकता है, कई बार होता है मार्केट में, तो रिस्क टेकर थोड़ा फंस जाएगा, लेकिन रिस्क एवर्स बच जाएगा। अगर थर्ड डे में ब्लू की जगह रेड बने, रिस्क टेकर के लिए प्रॉब्लम है, बट रिस्क एवर्स अपने आप को बचा लेगा, क्योंकि रिस्क एवर्स ट्रेड लेगा ही नहीं, क्योंकि रिस्क टेकर रिस्क लेगा ही नहीं, मतलब वो ट्रेड लेगा ही नहीं, वो बाई करेगा ही नहीं। वो थर्ड डे देखेगा कि अगर ब्लू है तभी करेगा, नहीं तो नहीं। अच्छा, रिस्क टेकर एवर्स का भी लॉस हो सकता है, हाँ, अगर बहुत किस्मत खराब है तो उसका भी लॉस हो सकता है, बहुत किस्मत खराब होने से, अदरवाइज नहीं सर। तो रिस्क टेकर हो या रिस्क एवर्स हो, दोनों ट्रेड ले सकता है सर, दोनों, ठीक है। कई बार मार्केट आपको ऐसा मौका बार बार देता है। मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, अभी रुको, मैं आपको लाइव मार्केट में रिसेंट में कुछ ऑब्जर्वेशन देखा, मैं उसी को आपके साथ शेयर करता हूँ। सारा के सारे चीज में मैं भी ट्रेड नहीं ले पाता, क्योंकि सारा दिन मुझे इतना टाइम नहीं मिलता, लेकिन मार्केट के ऊपर बेस करके आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि कब किस चीज में आपको फोकस करना चाहिए, मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले स्टॉप लॉस का भी एक बात होता है सर, कि सर मानो आपने ट्रेड ले लिया यहाँ पर 169 पे, से फॉर एग्जांपल आपका टारगेट है। टारगेट फिक्स करना अलग कॉन्सेप्ट होता है, मैं आपको आगे आगे बताऊंगा सर फर्दर चैप्टर में टारगेट कैसे फिक्स किया जाता है, इसके ऊपर चर्चा जारी रहेगा। फिलहाल मैं मानता हूं कि आप 169 पे बाय करते हो और 180 आपका टारगेट है, ठीक है, या 190 आपका टारगेट है, मतलब आप 10-20 टका का डिफरेंस आपको दिख रहा था और आप सोच रहे हो कि मैं 2-3 दिन में पर शेयर में 20 रुपीज पर शेयर, क्या खराब है सर, 2-3 दिन में अगर आपको मिलता है, जैसे आपका अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस मतलब इन्वेस्टमेंट रहेगा उसके ऊपर। सो अगर आपने 169 पे बाय किया और 190 आपका टारगेट प्राइस है, सर टारगेट कैसे लिया आपने, अभी तो मैंने इसको रैंडमली लिया, बट टारगेट उसका भी एक कॉन्सेप्ट है कि कितना टारगेट हो सकता है, रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट होता है, वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट होता है, मैं सब आगे आगे चर्चा करूंगा आपसे, ठीक है। बट फिलहाल मैं टारगेट को रैंडम पिक किया, से फॉर एग्जांपल आपका टारगेट 190 है। नाउ पॉइंट इज दैट 169 पे बाय करके 190 का टारगेट करके आपको स्टॉप लॉस के बारे में भी सोचना चाहिए। मतलब आप जब ट्रेड सेटअप लेंगे ना लाइव मार्केट में, तो आपको वहां पर स्टॉप लॉस का एक बटन दिखेगा, तो वहां पर आपको मेंशन करना चाहिए कि मैं कितना स्टॉप लॉस लगाना चाहूंगा। स्टॉप लॉस का मतलब ऐसा होता है कि इसके दोनों पैटर्न के अंदर जो लोएस्ट पॉइंट है, मतलब 159, ठीक है, 150 नहीं सॉरी, वन क्लोज लोएस्ट क्या है सर, 158.5, ये दोनों पैटर्न में से जो लो है उसको आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। मतलब पैटर्न वाइज भी स्टॉप लॉस होता है, और पैटर्न वाइज स्टॉप लॉस में जो दोनों पैटर्न में से जो लोएस्ट पॉइंट है वो आपका स्टॉप लॉस बने तो बेहतर है। इसका मतलब है कि अगला 2-3 सेशंस में, ठीक है, अगला 2-3 सेशंस में आपका जो टारगेट है वो टारगेट फुलफिल हो जाए तो आप प्रॉफिट कर लोगे। लेकिन अगर टारगेट की तरफ ना जाके अगर मार्केट ऑपोजिट रिएक्शन किया, तो आपको लॉस खाने के लिए जिगरा होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जिगरा, मतलब देखो सर, जैसे जो लोग बिजनेस में पैसा लगाते हैं उनको प्रॉफिट करने का जैसा चस्का है, वैसा उनको ये भी पता है कि अगर बिजनेस ना चला तो मैं लॉस में भी जा सकता हूँ। तो एक ट्रेडर भी ना बिजनेसमैन की तरह होता है, ठीक है। जैसे बिजनेसमैन का एक माइंड सेटअप होता है कि मैं लॉस खाने के लिए रेडी हूँ, लेकिन लॉस को फिक्स करना है। अनलिमिटेड लॉस खाओगे तो दुकान बंद करके घर में जाके सोना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड लॉस खा जाए, तो लॉस को फिक्स करने का तरीका है। वो तरीका जैसे यहाँ पर अगर आप इंगल्फिंग में हो सर, तो इंगल्फिंग में जो लोएस्ट ऑफ द लो है दोनों पैटर्न में, हेलो বসে করবে তো, এই জন্য কেটে গেল। পূর্বা কিছু বলছেন কি, পূর্বা আপনি কি কিছু না বলছেন? স্যার কিছু বলছি না, না না কিছু বলছি না, হাত লেগে আচ্ছা, ইয়ে আচ্ছা, হয়ে গেছে। ঠিক আছে, আনমিউট করে দিন, হ্যাঁ, ওকে। नाउ पॉइंट इज दैट 158.5 दोनों पैटर्न का लो पॉइंट है, तो ये दोनों पैटर्न में आप लोएस्ट ऑफ द लो को आप स्टॉप लॉस लगाओ। अगर आप ऐसा स्टॉप लॉस लगाते हो तो मे बी आप 10-11 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा रहे हो। अगर बाई चांस मार्केट आपके हिसाब से ना चला तो 10 टका पर शेयर एटलीस्ट स्टॉप खाने के लिए, लॉस खाने के लिए रेडी रहो सर। सर मतलब आप यही सिखाना चाहते हो कि लॉस खाना जरूरी है सर, एक बार ट्रेड सेटअप कर लो ना, उसके बाद चुपचाप बैठे रहना ही अच्छा होता है। ट्रेड सेटअप करने के बाद इधर उधर हिलने से बहुत मुश्किल हो सकता है, मतलब क्या होगा क्या होगा, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। अपने आप में भरोसा होना चाहिए, लॉस खाने के लिए भी जिगरा होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिस के साथ साथ इतना आपको सीख जाना चाहिए सर
कि एटलीस्ट में 70 to 80% टाइम मेरा प्रॉफिट हो, 10-20% लॉस खाने के लिए भी आपको रेडी होना चाहिए। मैं ये इसलिए नहीं कहता, लेकिन मेरे बोलने से कुछ नहीं है सर, ये बात आपको खुद ही समझ में आ जाएगा जब आप डे टू डे बेसिस में ट्रेड सेटअप लगाओगे ना, तो 2-4 बार लॉस आपको होगा, 2-4 बार लॉस आपको होगा, क्योंकि लॉस नहीं होगा और आप ट्रेडर बनोगे, ऐसा कैसे संभव? ठीक है, ऐसा संभव नहीं है सर। मतलब साइकिल चलाओगे कभी गिरोगे नहीं, हाँ बाइक चलाओगे कभी किसी को इधर उधर से गिरोगे नहीं या ठोकोगे नहीं, हल्का फुल्का तो होगा ही सर। ओके सर, अब आपको मैं ये जैसे डीएलएफ में बात हो रहा था तो मुझे याद आ गया सर एक चीज, रेपो रेट ना बढ़ने के कारण रियल एस्टेट सेगमेंट में बहुत कुछ हुआ है रिसेंटली, लास्ट 2-3 दिनों में। डीएलएफ के शेयर में भी सिमिलर पैटर्न देखने को मिला है। लुक एट सर अगेन, हेलो, कुछ दिखाई दे रहा है क्या? क्या हुआ है रे? ये डीएलएफ का शेयर है, डीएलएफ में क्या बना है देखो, अप ट्रेंड बना है ना, ये इसलिए बना है क्योंकि सॉरी यहाँ पर कोई पर्टिकुलर पैटर्न दिख रहा है आप लोगों को, यानी पर्टिकुलर पैटर्न एग्जैक्टली, लेकिन फंडामेंटल एक रीजन तो है। फंडामेंटल रीजन है कि क्यों डीएलएफ में ग्रोथ हुआ है, नॉट जस्ट डीएलएफ, सबसे हाईएस्ट ग्रोथ दिया है सर गोदरेज रियल एस्टेट। गोदरेज रियल एस्टेट ऑल टाइम हाई प्रॉफिट किया है, क्वार्टरली प्रॉफिट मैं बताता हूं आपको। और भी कंपनीज है, लोधा ग्रुप है सर, ओबेरॉय रियलिटी है, महिंद्रा है, फोनिक्स मिल्स है, बहुत सारे रियल एस्टेट कंपनीज है जो लास्ट दिन में काफी बेहतरीन डेवलपमेंट दिखा है लास्ट 2-3 दिन में। उनमें से एक डीएलएफ फिर से आपके सामने है, आप देख सकते हो डीएलएफ कहां से कहां उछला है। इसमें एक स्पिनिंग टॉप तो मुझे दिख रहा है, स्पिनिंग टॉप के बाद प्रॉपरली कोई पैटर्न तो था नहीं यहाँ पर। यहाँ पर आपको एक बियरिश इंगल्फिंग नजर आ रहा होगा, हाँ सर, नहीं बियरिश इंगल्फिंग नहीं, बियरिश हरामी लग रहा है मुझे, बियरिश हरामी लग रहा है। आप ट्रेंड में बना है, उसके बाद मार्केट गिरा था और फिर गिरते हुए मार्केट में फिर यहाँ से एक आपको बैक गियर नजर आ रहा है। इसके पीछे मेन रीजन है रेपो रेट ना बढ़ना, और रेपो रेट ना बढ़ने से क्या क्या कॉन्सेप्ट था सर, रेपो ना बढ़ने से सबसे बढ़िया जो कॉन्सेप्ट रहा है कि रियल एस्टेट वाले को कॉन्फिडेंस मिल गया है, और वही चीज मार्केट में भी आया है और प्रॉफिटेबल भी रहा है। मैं आपको गोदरेज का भी बताता हूँ, आप लोग आगे आगे इसको देखते रहिएगा। गोदरेज रियल एस्टेट, गोदरेज प्रॉपर्टी के नाम से लिस्टेड होगा, गोदरेज प्रॉपर्टीज, आई थिंक दिस वन, ये देखो सर, इसमें भी सिमिलर पैटर्न आपको दिख रहा है, मार्केट में ग्रो मिला है। तो डाउन ट्रेंड चल रहा था, डाउन ट्रेंड चल रहा था और फिर मार्केट में ग्रो दिखा है रियल एस्टेट में रिसेंटली, तो मैंने ऑब्जर्व किया था, तो इसलिए मैंने आपको शेयर किया, ठीक है। लेकिन ये सब रेपो के कारण आपको 2-3 दिन में ऐसा देखने को मिल रहा है, ठीक है। अच्छा सर ठीक है, ऐसा और भी चीजें आपको मैं आगे आगे बताता हूँ। तो ये तो ये जो मैंने आपको अभी बताया दैट इज इंगल्फिंग पैटर्न में बुलिश इंगल्फिंग था, लेकिन अब आपको मुझे बताना चाहिए सर बेयरिश इंगल्फिंग क्या है। सर आप लोगों को बुलिश इंगल्फिंग तो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। बुलिश इंगल्फिंग का मैं लास्ट एक बार बता रहा हूँ, ये सिप्ला के शेयर्स में और एक बार मैं बता दे रहा हूँ कि बुलिश इंगल्फिंग का अल्टीमेट समरी ये बनता है, प्रीवियस ट्रेंड डाउन ट्रेंड होगा, प्रीवियस ट्रेंड डाउन ट्रेंड होगा, डाउन ट्रेंड में पहला कैंडल जो बनेगा पैटर्न 1 वो रेड कैंडल ही बनेगा, मतलब मार्केट और नीचे जाएगा, ऐसा बियरिश मतलब बियर कंट्रोल में मार्केट और जाने के बारे में सोचेगा। पैटर्न 2 जो बनेगा ना सर, पैटर्न 2 पहला कैंडल को ढक लेगा, इंगल्फ कर लेगा, और उसके बाद मार्केट में रिवर्स गियर चालू होगा। जो रिस्क टेकर है वो पैटर्न 2 के एंड पे क्लोज पे ही मार्केट में बाई करेगा, जो रिस्क टेकर होगा। जो रिस्क एवर्स होगा वो पैटर्न 3 देखने के बाद, मतलब पैटर्न 3 नहीं बोलना चाहिए, डे 3 या सेशन 3 देखने के बाद वो बाई करेगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो डे 3 में कैंडल जो है वो एग्जैक्टली ब्लू नहीं रहा है, लेकिन ये क्या बना है सर बोलो तो, ये एक आपको हैंगिंग मैन दिख रहा है। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट किया है आप कि मार्केट में कुछ प्रॉब्लम करेगा, तो रिस्क एवर्स शायद इसमें ट्रेड ना ले। हाँ सर, यहाँ पर एक हैंगिंग मैन बना है सर, ये सिंगल कैंडलस्टिक्स में हैंगिंग मैन है, हम लोग लास्ट क्लास में ही हैंगिंग मैन पढ़ रहे थे। ये हैंगिंग मैन बनने के बाद रिस्क एवर्स जो है वो थोड़ा रुक जाएगा, रिस्क टेकर तो ट्रेड ले चुका है, ठीक है, लेकिन रिस्क एवर्स यहाँ पर कुछ नहीं करेगा, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे
रिस्क टेकर को भी फायदा रहा है। तो रिस्क टेकर बनना कभी बार फायदा होता है, लेकिन कई बार रिस्क टेकर आपको डुबा भी सकता है। रिस्क टेकिंग एबिलिटी जैसे और कौन सा ट्रेड पैटर्न है, बहुत सारा है। ठीक है, यहाँ पर ये था, ये वाला देखो सर, लुक एट दिस वन। ट्रेंड क्या हो रहा था, यहाँ पर एक हैमर बना था। ठीक है, ये एक सिंगल में भी देखो तो ये एक हैमर है, हैमर ही है ना पीयूष, तथा क्या है? हाँ हाँ सर, हैमर। तो जैसे ये हैमर बना फर्स्ट वाला पैटर्न वन, तो हैमर बनने के बाद भी आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए, क्योंकि सिंगल कैंडलस्टिक्स में भी आइडेंटिफाई हो रहा है कि एक सिंगल में हैमर हुआ है। पैटर्न वन एक हैमर बना है, लेकिन पैटर्न टू पैटर्न वन को इंगल्फ कर रहा है। इसका मेन बॉडी को देखो, सेकेंड कैंडल पूरा का पूरा ढक लिया है। तो पैटर्न टू जो है वो रेड मतलब ब्लू कैंडल बनने के बाद ओवरऑल ये जो कैंडल स्टिक बना है सर, ये मल्टीपल में बदल गया। और मल्टीपल कैंडल के हिसाब से हम इसको क्या मानते हैं, हम इसे इंगल्फिंग मानते हैं। और जैसे ये इंगल्फिंग हो गया, अब आपके सामने दो बातें सर। अगर किसी ने हैमर देख के ट्रेड लिया तो वो सिंगल कैंडल स्टिक ट्रेडिंग है, लेकिन अगर किसी ने मल्टीपल कैंडल स्टिक देख के ट्रेड लेना चाहता है तो उसको यहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए, इस पॉइंट पे, मतलब क्लोजिंग ऑफ द ब्लू कैंडल पे। अगर वो यहाँ पर ले रहा, हाँ बोलो सर, बोलो बोलो। শ্যাডোটা অনেক বেশি আছে তো। ये सर, ये थोड़ा सा आपको समझना चाहिए, कि शैडो ज्यादा रहने से थोड़ा कॉन्फिडेंस कम करता है आपका। ठीक है, नॉट मतलब मैं, लेकिन सर कॉपी बुक नहीं होना चाहिए ना। कैंडल स्टिक टेक्निकल एनालिसिस का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है सर, बी फ्लेक्सिबल एंड क्वांटिफाइबल। तो हम इसे मान भी सकते हैं, ना भी मान सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होने में खराबी नहीं है। नॉर्मली कॉपी बुक कहता है कि इंगल्फ मतलब बॉडी इंगल्फ होने से ही होगा। शैडो के बारे में कहीं पर भी कुछ बोला नहीं। शैडो क्या होता है सर, ये जो लोएस्ट शैडो है, ये बेसिकली दिन का लो को बताते हैं। ठीक है, लेकिन बॉडी जो है वो तो इंगल्फ हो गया ना। तो अगर बॉडी इंगल्फ हो गया है तो हम उसे इंगल्फिंग बोल सकते हैं। मतलब रेड कैंडल जो पहले बना है, सेकेंड कैंडल जो ब्लू कैंडल बना है, फर्स्ट कैंडल को सेकेंड कैंडल ने इंगल्फ किया है, तो हम इसे इंगल्फिंग बोल सकते हैं। थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रखना चाहिए सर, भले ही शैडो नीचे चला गया हो, बट हाँ थोड़ा कॉन्फिडेंस आपको कम देगा। जैसे प्रीवियस कैंडल्स जितना हम लोगों ने देखा, ये एकदम प्रॉपर लग रहा है, एकदम प्रॉपर लग रहा है कि एकदम सर एकदम आंख बंद करके इंगल्फिंग है। ठीक है, लेकिन दिस वन इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा, बट आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा, आप इसे भी इंगल्फिंग बोल सकते हो। ठीक है, अगर बाकी क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए सर, बाकी और भी क्राइटेरिया है सर, ट्रेंड को फॉलो करने का, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने का और भी क्राइटेरिया है। कैंडल सबसे इंपॉर्टेंट है, बट देयर इज लॉट मोर अनदर, और मतलब क्या बोले सर, मतलब और भी बहुत सारे पैरामीटर है। अगर वो सब फुलफिल करे ना, तो ये सब पैटर्न में भी ट्रेड लिया जाता है। ठीक है, जो बहुत कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है आपको, बट फिर भी खराब नहीं है, इसको भी हम इंगल्फिंग बोलेंगे। निश्चय বুঝতে পারলি? আমি বুঝতে পারছি কি এটা কনফিডেন্স কম দেবে, বাট তবু এটাকে আমরা ইনগালফিং বলতে পারি যদি বাকি প্যারামিটার গুলো ফুলফিল হয়ে যায়, তাহলে এরকম প্যাটার্নও ট্রেড নেওয়া যায়। ওকে, बाकी पैरामीटर गुलो की আমি आगे आगे बोलूँ, आगे आगे डिस्कस करेंगे सर कि और जो बाकी पैरामीटर्स है वो क्या है। लेकिन इंगल्फिंग বলবো बोलो बोलो। তা বলছি ধরুন এখানে ট্রেড করলাম, মানে যারা হুম। রিস্ক টেকার তারা ওখানে নেই, ইন্ডে করলো বা রিস্ক যারা আছে তারা পরের দিন করলো, হুম হয়ে গেল। কিন্তু স্যার ধরুন এখানে এটা হোল্ড করতে চাই, ধরুন 4 দিন 10 দিন 15 দিন, যতটা উঠবে ততটা পরে আমি সেল আউট করে বেরাবো। यस, তো স্যার সে বুঝে করবে যে কত পর্যন্ত হোল্ড করলে আমার ঠিকঠাক হবে। मतलब मार खाने का बात कर रहे थे। मैंने क्या बोला कि मैं না अभी মানে बाइक, স্যার তাহলে কি सुन सुन তাহলে बात কি सुन স্যার बात মানে सुन सुन, मैं समझ गया तेरा सवाल, मैं समझ गया। मैं अभी तुम लोग को बाई करना सिखा रहा हूँ, ठीक है, होल्ड करना भी सिखाया, होल्डिंग का और भी टेक्निक है, बताना बाकी है सर। फिलहाल आप आइडेंटिफाई करो और बाई करो। टारगेट फिक्स करना मैंने अभी तक सिखाया नहीं, मैं सिखाऊंगा, प्लीज वेट। ठीक है, टारगेट के पीछे बहुत सारा अलग रीजंस होते हैं कि कितना टारगेट फिक्स करना चाहिए। স্যার, बोलो। হ্যাঁ স্যার, আমি এখন একটু বেরিয়ে যেতে হবে, মেয়ের স্কুলে ছুটি হয়ে যাবে। ওকে ওকে, ঠিক আছে, হ্যাঁ আমি হ্যাঁ আমি হ্যাঁ শেয়ার করে দেবো আপনাকে কমপ্লিট টেকনিক্যাল হ্যাঁ লিস্টটা।
হ্যাঁ আর ঠিক হয়তো আছে স্যার। হ্যাঁ আজকে আর বেশিক্ষণ ক্লাস হবে না, আর হয়তো 5-10 মিনিট থাকবে, একটু দেখে নেবেন। আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক ঠিক আছে, আছে। আমার এই কার্ড জমা নিয়ে নিচ্ছে। ঠিক আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ। नाउ लुक एट द बेयरिश इंगल्फिंग सर। ठीक है, बेयरिश इंगल्फिंग क्या है? संपत मैं तेरा आंसर दूंगा, थोड़ा वेट करते हैं। जैसे कैंडल स्टिक खत्म होगा ना, मैं टारगेट पे হ্যাঁ जाऊंगा। স্যার ঠিক আছে। ठीक है, ओके। नो बेयरिश ओके। इंगल्फिंग क्या है? बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न एक बार समझो। इतना देर से मैं आपको बुलिश इंगल्फिंग बता रहा था, प्रायर ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, उसमें दो मल्टीपल कैंडल, पहला कैंडल रेड, सेकेंड कैंडल ब्लू, पहला कैंडल छोटा, सेकेंड कैंडल बड़ा, इतना बड़ा कि पहला कैंडल को ढक ले। ढक ले मतलब इंगल्फ कर ले, that is why the name is engulfing। ठीक है, that is why the name is engulfing। now point is that bearish engulfing pattern क्या होगा सर? इसका सब चीज सेम है, बस एक ट्रेंड पर अलग हो जाएगा, बाकी सब कैरेक्टर सेम है, बस ट्रेंड बदल जाएगा। ट्रेंड क्या होगा? प्रायर ट्रेंड जो है, प्रायर ट्रेंड जो है वो बुलिश होगा, और बेयरिश इंगल्फिंग हाई ट्रेंड में बनता है। जब प्रायर ट्रेंड हाई ट्रेंड है तब बनेगा, और हाई ट्रेंड में मतलब बुलिश ट्रेंड में जब इंगल्फिंग बनेगा तो पहला कैंडल रेड नहीं, पहला कैंडल ब्लू होगा और स्मॉल होगा, सेकेंड कैंडल रेड होगा और बड़ा होगा। इतना बड़ा होगा कि छोटा पहला वाला कैंडल को पैटर्न 1 को ढक दे। पैटर्न 1 छोटा होगा, पैटर्न 2 बड़ा होगा, और इतना बड़ा होगा पैटर्न 2 कि पहला वाला कैंडल को ढक दे, या तो बॉडी को ढक दे, मतलब मेनली बॉडी है, शैडो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, पर मेनली बॉडी ढकने से ही माना जाता है कि इंगल्फ कर दिया है। और सेकेंड कैंडल रेड हो जाने के कारण यही है कि जो ट्रेंड है उसमें बदलाव आने वाला है। प्रायर ट्रेंड जो बुलिश था, मार्केट में थोड़ा बहुत अभी चेंजेस आने वाला है, अभी बेयरिश ट्रेंड चालू होगा। सर ऐसा आप रिसेंट ट्रेंड में मार्केट में ढूंढ सकते हो, बहुत बार ऐसा सिचुएशंस क्रिएट हुआ है। किसी को दिखाई दे रहा है तो बोलो। লেফট সাইডে স্যার দেখুন 16 তারিখ আর 23 তারিখের মাঝখানে দেখাচ্ছে 16 और 23 এই সাইডে ফেব্রুয়ারি ওপরটা দেখুন यहाँ पर, ये वेरी गुड सर, गुड सर, दिस वन ना, ऐसा है एग्जैक्टली। प्रायर ट्रेंड जो था वो बुलिश था, ठीक है। फिर एक बेयरिश इंगल्फिंग बना, मतलब देखो पहला पैटर्न क्या है? फर्स्ट पैटर्न ग्रीन है, ठीक है, मतलब मार्केट बुल कंट्रोल में रहना चाहता है। लेकिन पैटर्न 2 में क्या हो गया? पैटर्न 2 में क्या हो गया? रेड कैंडल बन गया अचानक से, और ऐसा बन गया कि पैटर्न 1 को ढक लिया है, और जैसे ही पैटर्न 1 को ढक लिया है अब ट्रेंड बदलने वाला है। अब सेकंड डे को देखो क्या हुआ, मतलब थर्ड डे को, सेकंड डे तो बन गया सर, इंगल्फिंग फॉर्म हो गया, लेकिन इसको क्या बोलेंगे? इसको बेयरिश इंगल्फ बोलेंगे। लेकिन अब थर्ड डे में स्पिनिंग कब बना है, मतलब मार्केट थोड़ा सा इंडिसीजन में है। लेकिन अभी मार्केट में इंडिसीजन है, और अगर आपको बाकी पैरामीटर भी दिखे कि मार्केट पॉजिटिव नहीं या नेगेटिव है, तो आप शॉर्ट सेल कर सकते हो। शॉर्ट सेलिंग के लिए परफेक्ट मौका दे रहा है। मतलब जब भी आपको किसी स्टॉक में डाउन ट्रेंड नजर आएगा या फंडामेंटली कोई खबर आता है कि मार्केट में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो आपको ऐसा समझ में देखने को मिल सकता है। टीसीएस में रिसेंटली थोड़ा सा साइडवेज हो गया है, मैं सुन रहा था, देख रहा था थोड़ा टीसीएस में, क्योंकि टीसीएस का लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट उतना खास कुछ नहीं रहा है, ठीक है। बहुत सारा बात हुआ है टीसीएस में। क्या बना है सर? यहाँ पर तो एक हरामी बनते हुए प्रॉपरली दिख रहा है, बट नॉट एग्जैक्टली। ट्रेंड अप ट्रेंड है तो नहीं बोल सकते। आप अगर पहले भी सिचुएशंस देखोगे ना, आपको ऐसे सिचुएशंस बार बार दिखेगा। इसको क्या हम क्या बोलेंगे सर? ये वाला देखो, अप ट्रेंड में ये भी एक बेयरिश इंगल्फिंग बना है, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा साइडवेज रह गया है, लेकिन उसके बाद मार्केट अल्टीमेटली नीचे गया है। मतलब यहाँ से ही आपको पैटर्न 1 एंड पैटर्न 2 बता रहा था कि कुछ तो होने वाला है। रिस्क टेकर यहाँ पर पोजिशनल ट्रेड के लिए सही है, इंट्राडे में दिक्कत हो, इंट्राडे में दिक्कत हो, बट अगर थोड़ा लॉन्ग रन के लिए सोच रहा है, मतलब 1 हफ्ता 2 हफ्ते का अगर सोच रहा है, तो एकदम बिल्कुल यहाँ पर शॉर्ट सेल कर सकते हो, शॉर्ट सेलर बन सकते हो। शॉर्ट सेलर मतलब सेल करो और यहाँ पर आके बाई करो, लेकिन बाई कहाँ करना चाहिए इसमें मेरा बात करना बाकी, मतलब ठीक है, ये शॉर्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट है,
लेकिन मैंने अभी भी टारगेट फिक्स करना नहीं सिखाया, वो सिखाऊंगा, बहुत जल्दी सिखाऊंगा। लेकिन क्या आपको समझ में आया बेयरिश इंगल्फिंग? प्लीज टेल मी सर, बात समझ में आ रहा है ना? ऐसा आपको बहुत सारा मिलेगा, ये एक एक चीज में क्या बहुत सारी चीजों में मिलेगा। अदानी में भी बहुत हुआ है रिसेंटली, अदानी एंटरप्राइज में। लुक एट सर, ये देखो, इसमें দেখতে পাচ্ছিস কেউ? দাদা বলছি আদানি এন্টারপ্রাইজ এখন ট্রেড নেওয়া কি ঠিক হবে লং টার্মের জন্য? হ্যাঁ হ্যাঁ, নিতে পারিস, নিতে পারিস। আমি তো অনেকদিন ধরেই বলছি, আমি তো এইখানেই নিতে বলেছি। ये क्या बनाया, ये क्या बनाया सर? क्या बनाया बोलो? বুলিশ बुलिश, বুলিশ এঙ্গেল। बुलिश इंगल्फिंग, देखा कितना मजेदार पॉइंट था। ये बुलिश इंगल्फिंग आपको एकदम कितना क्लियर कट टारगेट दे रहा था, मतलब बाई करने के लिए बोल रहा था। 1152 आपको एटलीस्ट 13, अगर रिस्क टेकर थे तो 1362 में भी शायद तौथा को बोला था कि तौथा खरीद ली। तौथा के साथ मेरा बात हुआ था एक्चुअली, तौथा मुझे पूछा था कि दादा सर क्या करें। तौथा বলেছিলাম না আমি যে আদানি নিতে পারিস, অসুবিধা নেই, মানে রিবাই করার জন্য। হ্যাঁ স্যার। ठीक है, ये देखो 1362, ठीक है। अगर आप रिस्क टेकर थे तो यहाँ बाई कर लेते, अगर आप रिस्क एवर्स थे तो कम से कम यहाँ नेक्स्ट दिन बाई कर लो, तब भी आपने प्रॉफिट किया होगा। अभी साइडवेज में चल रहा है क्योंकि अभी सेबी का बहुत सारा काम चल रहा है उस पे, तो थोड़ा मतलब थोड़ा सा देखते जाओ, प्रॉपर पैटर्न फॉर्म हो, प्रॉपर पैटर्न मिले। ये राइट टाइम था विश्व, एकदम प्रॉपर टाइम था। अब आगे देखो कोई प्रॉपर पैटर्न फॉर्म होगा तो ले लेना, ठीक है। मतलब शॉर्ट टर्म करो या लॉन्ग टर्म, छोटा सा पैटर्न का हेल्प मिल जाए, कैंडल का हेल्प मिल जाए तो एंट्री करने में सुविधा होता है। बुझली विश्व बाधा डामर, जैसे मैं यहाँ पर बोला था, ठीक है, ठीक इसी तरह का कुछ ऐसा पैटर्न अगर मिल जाए तो तुमको फायदा होगा खरीदने में। मतलब ऐसा नहीं कि अभी कम चल रहा है ले लो, ये कोई तरीका नहीं है। कम चल रहा है ले लो, दैट इज नॉट द वे ऑफ थिंकिंग, ठीक है। मतलब अगर आपको प्रॉपर ट्रेंड के ऊपर बेस करके जाओगे ना तो आपके लिए अच्छा रहेगा, चाहे शॉर्ट टर्म करो, लॉन्ग टर्म के लिए भी ट्रेंड में आओगे तो फिर अच्छा है ना, एंट्री पॉइंट अच्छा रहेगा। तो जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी करते हैं इनके लिए एंट्री पॉइंट को आइडेंटिफाई करने में टेक्निकल बहुत हेल्प करता है, बहुत हेल्प करता है कि कब लेना चाहिए सर, कब बेचना चाहिए, उसका चर्चा बाद में करेंगे सर। सो अल्टीमेटली क्या क्या मतलब निकला सर, मैं आपको सारा पॉइंट ही बता दिया, ठीक है, सारा पॉइंट ही डिस्कस हो गया। यहाँ पर अंबुजा सीमेंट्स के ऊपर भी एक पॉइंट था, ये बियरिश इंगल्फिंग के ऊपर था। तो एक चीज आपको याद रखना चाहिए, अगर आप बियरिश इंगल्फिंग पे जा रहे हो, ठीक है, तो क्या क्या चीज याद रखना पड़ेगा। नॉर्मली जब भी बियरिश इंगल्फिंग होते हैं पहले का कंट्रोल बुल के हाथ में होते हैं और वो मार्केट को और हाई लेके जाना चाहता है। पैटर्न वन जो होगा वो एक्सपेक्टेड द मार्केट मूव्स अप एंड मेक्स ए न्यू हाई, रिकन्फर्मिंग ए बुलिश ट्रेंड इन द मार्केट। पैटर्न वन मार्केट को रिकन्फर्म करता है कि हाँ हाँ बुल के हाथ में है। बट पैटर्न टू में अचानक से एक चेंजेस, एक्सपेक्टेड द मार्केट ओपन्स हायर एंड अटेम्प्ट्स टू मेक ए न्यू हाई, बट हाई पॉइंट सेलिंग प्रेशर स्टार्ट। अच्छा अब यहाँ पर एक चीज है सर मार्केट तो हाई जा रहा था तो फिर अचानक से मार्केट में सेलिंग प्रेशर क्यों चालू हो गया? हाँ, मार्केट तो हाई जा रहा था तो अचानक से सेलिंग प्रेशर क्यों आ जाता है? मैं बुलिश इंगल्फिंग बेयरिश इंगल्फिंग का बात कर रहा हूँ। क्यों चालू हो जाता है सेलिंग प्रेशर? क्योंकि जो लोग इतना देर से होल्ड कर रहा था उनको जैसे दिख गया कि काफी हाई में चला गया है, लेटेस्ट में रेजिस्टेंस लेवल में छू रहा है, रेजिस्टेंस लेवल को छू रहा है लास्ट कुछ दिनों का, मैं अभी रेजिस्टेंस में बात नहीं करना चाहता, ठीक है, तो वो सेलिंग प्रेशर स्टार्ट करते हैं, प्रॉफिट बुकिंग चालू हो जाता है। जैसे ही प्रॉफिट बुकिंग चालू हो जाएगा आपको मार्केट में चेंजेस नजर आएगा, जैसे ही प्रॉफिट बुकिंग चालू हो जाएगा आपको मार्केट में चेंजेस नजर आएगा, मतलब जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शंस में मार्केट चलेगा, ठीक है। तो यही पैटर्न टू मतलब इंगल्फिंग को फॉर्म कर लेता है। तो सेलिंग प्रेशर और कुछ भी नहीं, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग कॉन्सेप्ट चलता है। तो पैटर्न टू में ये प्रॉफिट बुकिंग इतना चालू हो जाता है सेलिंग प्रेशर, तो ऑटोमेटिकली आपको बेयरिश इंगल्फिंग नजर आता है। और ये पैटर्न उसके लिए अच्छा है जो शॉर्ट सेलिंग में पोजीशन लेना चाहता है, जो शॉर्ट सेलर बनना चाहता है। इवन इसको यूज करके आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे भी, कॉल ऑप्शंस पुट ऑप्शंस पे भी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो।
एग्जैक्टली यही आपको हेल्प करता है। The sellers push the price lower so much so that the stock closed below the previous day's pattern one. This create nervousness amongst them. मतलब ऑटोमेटिकली बुल का कंट्रोलिंग छूटता है तो वो नर्वस हो जाते हैं, ठीक है, वो क्या करेगा समझ नहीं पाता, तो और सेलिंग बढ़ता है। The strong sell of pattern to indicate that bears may have successfully broken down and the bull stronghold and the market may continue to witness selling pressure और भी कुछ दिन चलेगा। And the idea is short the index and stock in order to capitalize on the expected downtrend slide in the price। मतलब ऐसे सिचुएशंस में सेल करो और फिर बाद में बाय करेंगे। सर ये बाद में कब बाय करेंगे ये सोचेंगे सर, इसके लिए भी अभी चर्चा बाकी, ठीक है। नाउ ट्रेड सेटअप क्या होना चाहिए? द बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न सजेस्ट शॉर्ट ट्रेड। रिस्क टेकर क्या करेगा? पैटर्न 2 के एंड पे कर लेगा, ठीक है। पैटर्न 2 के एंड मतलब 3:20 सेकंड डे या सेकंड सेशन, ठीक है। If the two conditions are satisfied, then it could be logical to conclude that it is a bearish engulfing pattern। आपको पता है कि क्या लॉजिक है। रिस्क एवर्स क्या करेगा? पैटर्न 2 के नेक्स्ट डे, पैटर्न 2 का नेक्स्ट डे में वो फॉर्मेशन करेगा। अगर नेक्स्ट दिन भी देखेगा रेड कैंडल है तभी जाके वो ट्रेड लेगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। जैसे अंबुजा सीमेंट्स के इस चार्ट में आपको दिखाई दे रहा हो, यहाँ पर एक बेयरिश इंगल्फिंग बना है, उसके बाद थर्ड डे में भी अगर बेयरिश है तो रिस्क एवर्स यहाँ पर ट्रेड लेगा। सर कुछ फायदा तो नहीं रहा? हाँ सर फायदा नहीं रहा। रिस्क टेकर यहाँ पर लेके शॉर्ट सेल में कमाया, ठीक है। तो रिस्क एवर्स के लिए थोड़ा प्रॉफिट का चांसेस जरूर कम रहता है, लेकिन लॉस से बचने का भी उसके पास थोड़ा मौका रहता है। रिस्क टेकर प्रॉफिट ज्यादा करता है लेकिन लॉस भी खाता है, ठीक है। ये दोनों का अपना अपना कैरेक्टर है। सिमिलरली आपको यहाँ पर एक मैथमेटिकल डेटा दिया है स्टैटिस्टिकल। पैटर्न 1 ओपन हुआ था 214 में, हाई गया है 220 में, लो गया है 213 में, क्लोज टू 18.75। पैटर्न 2 ओपन होगा ऑलमोस्ट क्लोज टू पैटर्न 1 के क्लोज के आसपास 220, हाई गया 221, लो गया 207.3 एंड क्लोज गया 209.4। इसके बेसिस में ही पैटर्न 1 पहले ग्रीन कैंडल था, 214 में स्टार्ट होके 218 में क्लोज हुआ था। पैटर्न 2 220 में ओपन होके 209 में क्लोज हो गया, तो ये रेड कैंडल बन गया, ठीक है। तो फर्स्ट कैंडल ग्रीन कैंडल क्यों बना था और सेकंड कैंडल रेड कैंडल क्यों बना, आपको समझ में आ रहा है। अब आपको एक सबसे बड़ा चीज सर, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना चाहिए? सर स्टॉप लॉस दोनों पैटर्न का जो हाईएस्ट पॉइंट है उस पर लगाना चाहिए। मतलब आप ऑब्वियसली बात है कि आप बाय करोगे पैटर्न 2 के क्लोज पे, ठीक है, सॉरी सेल करोगे पैटर्न 2 का क्लोज, मतलब 209 इज दी सेलिंग टाइम, है ना सर। ये आपका अगर सेल का पॉइंट है, मतलब शॉर्ट सेल का ना, तो 209 में अगर आप सेल करते हो ऑब्वियसली आपका टारगेट रहेगा कि 209 से 200 की तरफ बढ़े या 180 190 की तरफ जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऊपर जा सकता है। तो ऊपर कितना जाएगा? ऊपर कितना जाएगा सर? पैटर्न 1 का जो हाई है दैट इज 220, मैक्सिमम इतना जा सकता है, मतलब करेंट ट्रेड कॉन्सेप्ट। तो पैटर्न 1 का जो हाई पॉइंट है उसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। इतना लॉस खाने के लिए जिगरा होना चाहिए, मतलब 20% प्रॉफिट 30% प्रॉफिट करने के लिए 20% लॉस खाने के लिए रेडी रहना चाहिए, ठीक है। पैटर्न 1 का मतलब दोनों पैटर्न का हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, मतलब जिसमें मार्केट हाईएस्ट गया था। शॉर्ट सेल की बात कर रहे हैं सर, मतलब जैसे इन दोनों में हाईएस्ट पॉइंट क्या है? पैटर्न 2 का हाई जो है वो यहाँ पर हाई हुआ है, तो पैटर्न 2 का हाई क्या है? 221। सो मैक्सिमम 221 तक आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। मतलब आपने सोचा था 209 से 180 आपके मानो टारगेट था, ठीक है, मान रहे हैं अभी, लेकिन टारगेट आगे पहचान भी लेंगे। 209 आपका सेल है, 180 में आप बाई करना चाहते हो, लेकिन अगर मार्केट आपके हिसाब से नहीं चला तो वापस 220 में जा सकता है, ठीक है। मार्केट नीचे ना जाके ऊपर भी जा सकता है, तो मैक्सिमम लॉस इतना खाने के लिए रेडी रहो। इसी तरह से आप स्टॉप लॉस को मेंशन कर सकते हो अपने ट्रेड में। लेकिन नहीं तो क्या होगा सर, अगर कुछ उल्टा हो गया तो बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। इसीलिए स्टॉप लॉस मेंटेन करके ट्रेड लेना हमेशा लॉजिकल होता है सर, ठीक है। ये रहा बियरिश और बुलिश इंगल्फिंग का कॉन्सेप्ट। बाकी नोट से भी आप थोड़ा एक बार गो थ्रू कर सकते हो कि रिस्क टेकर एंड रिस्क एवर्स कब कितना प्रॉफिट कर सकता है। सर देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ दोजी, ठीक है। दोजी का क्या कॉन्सेप्ट है? कई बार ऐसा होता है कि बियरिश इंगल्फिंग में अचानक से एक दोजी नजर आ जाता है, ठीक है, बात समझ रहे हो सर। पैटर्न इंगल्फिंग है और इंगल्फिंग के बाद एक छोटा सा दोजी या स्पिनिंग टॉप ऐसा नजर आता है, ठीक है।
इसका क्या मतलब है? मतलब ऐसे तो दोजी जब भी आता है इसका मतलब होता है कि मार्केट थोड़ा इनडिसीजन में चल रहा है, मतलब मार्केट डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि क्या करेगा, किसके कंट्रोल में जाएगा, बियर के कंट्रोल में जाएगा कि बुल के कंट्रोल में जाएगा। ठीक है, तो बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न राइट एट द टॉप एंड ऑफ द अपवर्ड, जैसे ये केयर्न लिमिटेड के एक चार्ट में दिख रहा है सर। दोजी फॉर्मेशन ऑन द डे ऑफ फॉलोइंग पैटर्न टू, इसका क्या मतलब है? अगर दोजी बन गया तो सर, अगर अचानक से एक दोजी आ जाता है ये इंगल्फिंग पैटर्न पे और कॉन्फिडेंस दे देता है सर। ठीक है, एक प्रोलॉन्ग अप ट्रेंड में, मतलब पहले से जो अप ट्रेंड में चल रहा था और फिर अचानक से एक दोजी, ठीक है, ड्यूरिंग पैटर्न 3 द मार्केट अटेम्प्ट्स टू मूव हायर एंड दोजी का अपर शेडो आ गया। However, the high is not sustained, even the low is not sustained, and eventually the day closes of doji. As you may recall, doji indicate indecision in the market. ये मार्केट में इंडिसीजन क्रिएट करता है। पैनिक विद अनसर्टेनिटी इज परफेक्ट रेसिपी फॉर ए कैटास्ट्रोफ व्हिच एक्सप्लेन द लॉन्ग रेड कैंडल फॉलोइंग द दोजी। इसका मतलब है कि मार्केट सच में नीचे गिरेगा, इसका चांसेस और बढ़ेगा सर। इसका मतलब मैं इतना बताना चाहता हूं कि अगर इंगल्फिंग, बियरिश इंगल्फिंग के बाद आपको मार्केट में दोजी दिख जाए तो ये ट्रिपल पैटर्न हो गया सर, पैटर्न 1, पैटर्न 2 एंड पैटर्न 3। तो पैटर्न 1, पैटर्न 2 आपको इंगल्फिंग, बेरिश इंगल्फिंग तो बता ही रहा था, दोजी आने के बाद आपको और कॉन्फिडेंस देगा कि मार्केट सच में नीचे गिरेगा, जैसे आपको यहाँ पर कुछ समझ में आ रहा है? जितना अपना ऑब्जर्वेशन लेवल बढ़ाओगे उतना हाँ, आपके लिए बेहतर होगा सर। ऐसा चीजें जो आपको मैं अभी क्लास में डिस्कस कर रहा हूँ, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग आपको मार्केट में भी देखने को मिलेगा। मैं बस आपको इतना ही बोलूंगा सर कि आप अपना ऑब्जर्वेशन लेवल को डेवलप करते जाइए। मैंने अभी शायद बताते बताते बहुत सारा जगह में हम लोग को ऐसा दिखा, ठीक है, ऐसा आप लोग भी अपना ऑब्जर्वेशन लेवल को जितना डेवलप करते जाओगे आप देखोगे कि आपको ऐसा मिलेगा मार्केट में। देखो सर, यहाँ पर एक बना था, ये देखो इस पॉइंट पे इंगल्फिंग बना था, उसके बाद एक देखो एक दोजी या स्पिनिंग टॉप जैसा ही एक हल्का सा करने का कोशिश किया, नॉट एग्जैक्ट, इसमें थोड़ा सा क्या बोलेंगे इसको, उल्टा अम्ब्रेला बन गया रे, क्या बोलते हैं इसको, उल्टा अम्ब्रेला को, मतलब एक हैंगिंग शूटिंग स्टार, हाँ शूटिंग स्टार बन गया। ठीक है, तो शूटिंग स्टार का भी तो वही कॉन्सेप्ट है, अप ट्रेंड में अगर देखने को मिल जाता है, ये भी ट्रेंड को क्या करता है, डाउन में ही लेके आते हैं ना। हाल फिलहाल में हम लोग पढ़े तो शूटिंग स्टार भी इधर आपको आगे, तो ये चीज आपको कहीं ना कहीं दर्शाता है कि मार्केट में ट्रेंड बदलने वाला है। तो अगर आप ये जो जो कैंडल आपको मैं बता रहा हूँ ना, यही बेस है, यही हार्डकोर एरिया है, अगर इसको पहचानना चालू कर दो ना सर, बहुत चीजें आपको ऐसे ही समझ में आता है, ऐसे ही समझ में आता है। तो इंगल्फिंग पैटर्न को, अच्छा एक होमवर्क दे रहा हूँ सर, इंगल्फिंग पैटर्न को ढूंढना है मार्केट से। ठीक है, नोट में, नोट के अंदर आपको जो मिल रहा है आप वहां से पढ़ो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक काम दे रहा हूँ सर, होमवर्क यही है कि आप लोग लाइव मार्केट से रिसेंट मार्केट जितना है, मैं आपको रिसेंटली ऑयल कंपनीज ऑब्जर्व करने बोला था, बैंकिंग कंपनीज ऑब्जर्व करने बोला था, आईटी सेक्टर्स को आप देख सकते हो, आईटी में थोड़ा सा मतलब चेंजेस देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आप ये सब स्टॉक को थोड़ा देखो, देख के क्या ऑब्जर्वेशन आ रहा है देखो, और जो पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ लास्ट 1-2 महीने में या लास्ट 1-2 हफ्ते में अगर आपको ऐसा पैटर्न देखने को मिलता है, आप उसको सर्किल करो, चाहे कोई भी चार्ट पैटर्न फॉलो कर लो सर, डे चार्ट लेना है डे चार्ट ले लो, 30 मिनट्स का लेना है 30 मिनट्स का ले लो, आप जो भी पैटर्न फॉलो करोगे प्लीज उसको स्क्रीनशॉट लो, उसमें सर्किल करो और ग्रुप में शेयर करो, ताकि ग्रुप में भी सबको पता चले कि चल क्या रहा है, और सबसे बड़ी चीज आप लोगों का आइडेंटिफिकेशन पावर बढ़ेगा और नॉलेज शेयरिंग भी होगा। ठीक है, तो मैं आज इतना ही रखूंगा, नेक्स्ट क्लास फ्यूचर में आपसे इसमें डिस्कस रहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि मल्टीपल कैंडलस्टिक्स में इंगल्फिंग आप लोगों को समझ में आया है। कोई डाउट हो तो जरूर पूछिएगा, लेकिन आज मेरा क्लास इतना ही रहेगा सर। স্যার ব্যাংকিং সেক্টরে কিছু হয়েছে নাকি আবার? नहीं कुछ हुआ बैंकिंग सेक्टर, हाँ बोल। আমি कोई আপনাকে বলেছিলাম না এইচডিএফসিটা একটু মানে হয়তো রিভার্স করবে ওখান থেকে, কালকে সত্যি করছে, আমার ট্রেন লাইন ফলো করছিল ওখান থেকে আমার নাম এইচডিএফসিটা। हाँ एक्चुअली देख, ये तो एक होना ही था, जो एचडीएफसी में रिसेंटली क्वार्टर ग्रोथ अच्छा रहा है। ठीक है, लेकिन रेपो चेंज ना होना बैंकिंग सेक्टर्स के लिए एक अच्छा रहा है। निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी को भी थोड़ा तुम लोग फॉलो करो। ठीक है, अगर मुझे और भी कुछ खबर मिलता है तो मैं भी शेयर करूंगा सर आप लोग के साथ। ठीक है,
मुझे और भी कुछ खबर मिलेगा तो मैं भी ग्रुप में शेयर करूंगा। अब धीरे धीरे मैं भी थोड़ा ग्रुप में एक्टिव होने का कोशिश कर रहा हूँ सर, ठीक है। কিছু খবর পেলে বলবো, तुम लोग भी खबर देखते रहो, सुनते रहो, ठीक है। कुछ खबर होगा तो मैं भी बोलूँ। ओके सर, आज इतना ही है फिर, बाय। हाँ पीयूष বল কি বলছিস? না আমি বলছিলাম স্যার ওই যে হারামি প্যাটার্নটা তৈরি ছিল ওটা কি সবসময় ডাউন ট্রেন্ডে হারামি তৈরি হয় তাই তো? নেই যদি পুলিশ হ্যাঁ। হারামি হয়, পুলিশ হারামি হলে ডাউন ট্রেন্ডে হবে, বিয়ারিশ হারামি হলে আপ ট্রেন্ডে হবে। পুলিশ বেয়ারিস আমার একটা ঠিক আছে আমি এটা দেখে নেবো অসুবিধা নেই। ঠিক আছে, আমি আজকে যে হারামিগুলো দেখিয়েছি এগুলো সব নিচের প্যাটার্ন দেখেছি, মানে ডাউন ট্রেন্ডে প্যাটার্ন তৈরি হচ্ছে, মানে প্রায় ট্রেন্ডটা হারামি তো ডাউন ট্রেন্ডে তৈরি হয় হয়তো, মানে না। পুলিশই তৈরি হয়। নর্মালি তাই হয়, কিন্তু বিয়ারিশ হারামিও দেখা যায়, বিয়ারিশ হারামিও দেখা যায়, বিয়ারিশ হারামিও ঠিক আছে দেখা যায়। ঠিক আছে, Yes. ওকে, ঠিক है, बाय। Bye, ওকে sir. স্যার, ওকে, বলছিলাম আমাদের তো তুমি ক্লাসটা একটু পাঠিয়ে দেবেন। কিসের নোটস? টেকনিক্যাল? না না সরি ক্লাস আচ্ছা ঠিক আছে, পাঠিয়ে দেবো রাত্রের মধ্যে পাবি। ঠিক আছে ঠিক আছে। ওকে রাখছি স্যার। ওকে দাদা, বাই। হ্যাঁ।